नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश के लिहाज से एक बहुत बड़ा दिन है और ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश के लिए भी एक आज बहुत बड़ा दिन है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर की अगर बात की जाए तो वहां महाकाल लोक का निर्माण हुआ। बड़ा भव्य कॉरिडोर बनाया गया है। बहुत खासियत उस कॉरिडोर की है। कई ऐसी चीजें हैं जो कई और ज्योतिर्लिंगों में वो देखने को नहीं मिलती हैं। काशी विश्वनाथ की अगर बात की जाए तो वहां पर जिस तरीके से हाल के दिनों में निर्माण हुआ उससे और कई गुना ज्यादा निर्माण वहां हुआ। आप कभी उज्जैन गए हो तो आपने देखा होगा जिस तरीके का वहां पर निर्माण कार्य था वो अभी तक लगभग 2.82 हेक्टेयर का था। लेकिन अब इस पहले चरण की अगर बात की जाए तो इसके हो जाए दोनों चरणों के कंप्लीट हो जाने के बाद ये 20 हेक्टेयर के आसपास पहुंच जाएगा। और इसके अलावा शिव की लीलाओं के 190 रूप जो हैं वो वहां पर देखने को मिले हैं। कई सारी मूर्तियां हैं। नंदी द्वार है जहां से जैसे ही आप उस कॉरिडोर में घुसेंगे तो शुरुआत नंदी द्वार से ही होगी। भगवान गणेश वहां पर विराजमान है और उसके अलावा कई ऐसी भव्य तस्वीरें वहां पर हैं, कई ऐसी भव्य मूर्तियां वहां पर हैं जो उस पूरे महाकाल लोक की एक अलग तस्वीर हमारे सामने लेकर आ रही हैं। लेकिन कितना महत्वपूर्ण है ये, ऐतिहासिक है ये सांस्कृतिक दृष्टि से, कितना महत्वपूर्ण ऐतिहासिक है ये धार्मिक दृष्टि से अगर इसको समझने की कोशिश करें। और महाकाल की नगरी उज्जैन की अगर बात की जाए तो उसके विकास में, उसके वहां के लोगों के विकास में, वहां की आर्थिक तौर पर अगर उसको समझने की कोशिश करें तो उसमें कितना बड़ा मील का पत्थर साबित होगा ये महाकाल कॉरिडोर। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो कई बड़े आयोजन महाकाल की नगरी में समय समय पर होते रहते हैं। सिंहस्थ उसमें से एक है। 12 साल में सिंहस्थ होता है और करोड़ों श्रद्धालु सिंहस्थ में आते हैं, उज्जैन पहुंचते हैं, महाकाल की नगरी में पहुंचते हैं। उस जैसे बड़े आयोजनों को सुव्यवस्थित तौर पर संपूर्ण कराने में यह महाकाल कॉरिडोर कितना ऐतिहासिक होगा, कैसे मील का पत्थर साबित होगा। और प्रधानमंत्री का आना मध्य प्रदेश की धरती पर, उज्जैन में महाकाल की नगरी में प्रधानमंत्री का आना और उस पूरे कॉरिडोर में जब वो घूमेंगे, महाकाल के दर्शन वो करेंगे, पूजा वो करेंगे और उसके बाद एक सभा होगी जहां पर प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। पूरी कवरेज आपको दूरदर्शन पर देखने को मिलेगी। दूरदर्शन नेशनल, दूरदर्शन मध्य प्रदेश, डीडी न्यूज पर आप वो तमाम तस्वीरें देखेंगे मध्य प्रदेश की धरती पर जैसे ही प्रधानमंत्री उतरेंगे और उसके बाद से लेकर प्रधानमंत्री के मध्य प्रदेश की धरती से जाने तक की हर एक तस्वीर आपको हम बताएंगे हमारे इस कार्यक्रम में। लेकिन कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन, कितना महत्वपूर्ण है ये महाकाल लोक, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और लेखक शैलेंद्र तिवारी जी हैं। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे इस कार्यक्रम में। शैलेंद्र जी, जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि आज कितना महत्वपूर्ण दिन है, ना सिर्फ मध्य प्रदेश के लिहाज से बल्कि देश के लिहाज से। धार्मिक नगरी उज्जैन हमारी, ज्योतिर्लिंगों में से एक, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा महाकाल, और जिसको कहा जाता है कि उज्जैन तो वो जगह है कि नाभि है, मध्य है। देश का मध्य तो मध्य प्रदेश दरअसल है ही, लेकिन पूरा एक मध्य है। और जब मध्य में कोई वाइब्रेशन होता है, मध्य में कोई हलचल होती है तो उसका असर, उसका रिफ्लेक्शन पूरी दुनिया में पहुंचता है। आज उस जिसे कहें कि उस नाभि पर हलचल होने वाली है। प्रधानमंत्री उस धरती पर होंगे और महाकाल लोक को, आम जनता को समर्पित करेंगे। सबसे पहले तो कितना महत्वपूर्ण आज का दिन आप समझते हैं और महाकाल लोक मध्य प्रदेश में उज्जैन में बन जाने से किस तरीके से एक धार्मिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर कैसे इतिहास एक बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? आदित्य जी, सबसे पहली चीज़ आपने जो बात कही कि मैं आपको बता दूं कि ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि क्या होता है कि आप एक चीज़ को समझिए, मैं उसके बाद दूसरी बातों पर आऊँगा कि मंदिर होना अकेला काफ़ी नहीं होता है किसी भी जगह पर। हम अगर अपने इतिहास में जाएँ तो हमारे यहाँ मंदिरों का हमेशा समूह बनाने की परंपरा रही है। चाहे हम खजुराहो जाएँ, चाहे हम साउथ के मंदिरों में जाएँ, उसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह होती है आप वहाँ पर अपनी जो आस्था है, जो आपका विश्वास है, जो आपका धर्म है, उन सारी चीज़ों को रेखांकित करते हैं। एक मंदिर के आसपास जो आप मंदिरों का समूह बनाते हैं, जिसको आज हम चाहे कॉरिडोर कहें या महाकाल लोक कहें, ये ठीक उसी तरह का प्रतिरूप है। और मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत हर बड़े मंदिर के साथ है और होनी चाहिए थी। और महाकाल लोक भी जो शायद पहले आना चाहिए था वो थोड़ा देर से आया, लेकिन आया तो एक अपने भव्य रूप में आया। उसकी सबसे बड़ी जो आपने कही कि क्यों वो ज़रूरी है, आप एक चीज़ समझिए कि आज की पीढ़ी में महाकाल सिर्फ पर्यटन का केंद्र नहीं है कि आप आए, दर्शन किए, चले गए। बाहर की दुकानों पर आप महाकाल को समझ नहीं सकते हैं, आप नहीं जान सकते कि आखिर महाकाल आने का मतलब क्या है।
लेकिन जब आप महाकाल जाते हैं, महाकाल लोक में भ्रमण करेंगे, तो आप वहां पर पूरा शिव पुराण देखेंगे, जो भगवान शिव की लीलाओं को वहां पर रेखांकित किया गया है, मूर्तियों में प्रदर्शित किया गया है। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में सवाल आएंगे, आपके मन में सवाल आएंगे, और आप उन सवालों के जवाब खोजेंगे। और जब जवाब खोजेंगे तो आपका जो एक दर्शन करने का जो जरिया था, उसका नजरिया बदल जाएगा। आप शिव को लेकर के पीछे जाएंगे, और मुझे लगता है कि जो पूरा इतिहास, भूगोल भगवान शिव के आसपास है, उसको समझने की कोशिश करेंगे, और महाकाल लोक उसमें एक बड़ी भूमिका अदा करेगा। शैलेंद्र जी, ये महाकाल लोक, जैसे हम कई और मंदिरों को देखते हैं, उसका विकास भी हुआ है। अभी हाल में काशी विश्वनाथ की तस्वीर हम देख रहे थे, वहाँ भी एक भव्य, एक अलग नज़ारा था। कई सारी मूर्तियाँ पूरे रास्ते भर बनाई गई हैं। उससे कई गुना ज़्यादा ये महाकाल लोक अभी तक फिलहाल जो बना है वो कई गुना बड़ा भी है। और क्या इससे संदेश जाता है? क्योंकि रास्ता तो आप बना दोगे, सुगम करने के लिए आप 4 लेन 2 लेन या जो कहें कि कई लंबा चौड़ीकरण तो आप कर सकते हो, लेकिन उस पूरे रास्ते में, महाकाल मंदिर तक जाने के रास्ते में जो तस्वीरें होनी चाहिए, जो कला आकृतियां होनी चाहिए, जो रीति रिवाज, जो हिंदू धर्म और तमाम वो चीजें वहां पर बनाई गई हैं, उसका कितना बड़ा संदेश और क्या भाव और क्या हवामंडल होगा जब कोई व्यक्ति वहां पहुंचेगा, क्या उसको देखने को मिलेगा वहां? देखिए, मैंने आदित्य जी फिर वही बात कह रहा हूं कि जब किसी भी मंदिर में आप जाते हैं तो आप एक उसके पीछे का इतिहास लेकर अपने साथ नहीं चलते हैं। महाकाल 12 ज्योतिर्लिंग में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। और भगवान शिव जिस अनादि और अनंत तक हैं, उस अनादि और अनंत को समझने के लिए आपको भगवान शिव को समझना पड़ेगा। आप उनके दर्शन करने क्यों जा रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। और ये समझने के लिए आपको सबसे बड़ी जो चीज़ चाहिए, वो चीज़ है आपके पास महाकाल लोक, जहाँ पर भगवान शिव हैं, भगवान शिव की लीलाएँ हैं। और दूसरा क्या है, ये आपको पर्यटन से आपको धर्म और आस्था की तरफ जोड़ेगा। आपने एक बात और कही कि जो उस बात का भी मैं जवाब दूं कि ये पहला ज्योतिर्लिंग नहीं है, ये चौथा ज्योतिर्लिंग है। पहली जो प्रधानमंत्री जी ने जो शुरुआत की थी, वो केदारनाथ से शुरुआत की थी। केदारनाथ के बाद उन्होंने अपनी जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है बनारस में, बाबा विश्वनाथ का रिनोवेशन कराया, और बहुत खूबसूरत रिनोवेशन हुआ है। उससे देखिए, आप एक चीज़ समझिए कि हम जब मंदिर आज से 200, 500, 1000 साल पुराना देखते, तो उसकी स्थिति और आज की स्थिति में बहुत अंतर आ जाता है। और हमें कहीं ना कहीं वो भाव, वो चीज़ों के साथ मंदिर को देखना होता है। तो हम वो भाव कहाँ से लाएं? और वो भाव आपके, जब आपके आसपास वो माहौल तैयार किया जाता है, तब आपको भाव आता है। आप अगर महाकाल जा रहे हैं, सपोज दैट मैं आपको सीधा सा सवाल करता हूं हमेशा कि आप किसी भी मंदिर गए, तो आपको उसके प्रति भाव कब आते हैं? जब आप उस मंदिर के बारे में जानते हैं, उस मंदिर के बारे में जो भी कहानियां हैं, जो भी कथाएं हैं, वो हमें बताई जाती हैं, तब हमारा एक भाव उसके प्रति थोड़ा सा उसके गूढ़ में जाता है, उसको जानने की कोशिश करता है। हाँ। महाकाल लोक इसी चीज को आगे बढ़ाएगा। शरण जी, आज के इस कार्यक्रम से पहले ही, कुछ दिन पहले ही, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सबसे आह्वान किया था, पूरे मध्य प्रदेश के लोगों से ये कहा था कि जो लोग उज्जैन नहीं आ पाए, वो अपनी जगहों पर, अपने गांव में, अपने मोहल्लों में, अपने आसपास जो मंदिर हो, वहां पर भव्य आयोजन करें, वहां पर अभिषेक करें, पूजा करें, हवन करें, भजन करें और तमाम वो साज सज्जा करें, और इस पूरे कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखें। और यही तस्वीरें हमारे पास अलग अलग जगहों से आई हैं। हमारे संवाददाता दीपक जैन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भोपाल की कर्फ्यू वाली माता का जो मंदिर है, वहां पर पूरा एक भव्य आयोजन किया जा रहा है, वहां पर हवन पूजन का सिलसिला वहां पर चल रहा है। दीपक, क्या तस्वीर आप फिलहाल देख पा रहे हैं वहां पर, अगर मैं आपसे जानना चाहूं तो? दीपक, क्या तस्वीर आपके सामने देखने को मिल रही है? एक बड़ा दिन है आज। जिस तरीके से देखिए, भोपाल में भी श्री महाकाल लोक के लोकार्पण का जो अवसर है, उसको लेकर यहाँ पर भी लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है। राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ का जो भवानी माता मंदिर है, वहाँ पर जो भगवान शिव है, उनका जो रुद्राभिषेक है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। इसके साथ ही हवन जो है वो भी यहाँ पर किया जाएगा, और इसके साथ यहाँ पर 1100 दीप जो हैं वो जलाए जाएंगे। और जो लोकार्पण का अवसर होगा, उस समय ये पूरा प्रदेश जो है वो साक्षी बनने वाला है। दीपक, यही बात, आपके पीछे हम वो घंटियों की आवाज सुन रहे हैं, आपके पीछे वो शंख की शंखनाद सुन रहे हैं। क्या ये माने कि ये तस्वीर जो पूरे मध्य प्रदेश से निकल कर जा रही है, ये आवाजें, ये ध्वनि, ये शंखनाद, ये घंटियां, ये पूरे देश में एक अलग मैसेज देंगी?
बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, ये जो माहौल है पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए तो पूरे प्रदेश में 4000 से ज़्यादा मंदिर जो हैं उनमें इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। राजधानी भोपाल की बात की जाए तो 8 बड़े जो मंदिर हैं वहाँ पर बड़ी बड़ी LED स्क्रीन्स लगाई गई हैं और लोग जो है वहाँ पर महाकाल के जो महाकाल लोक है उसका लोकार्पण को देख सकें, उसको लेकर तैयारियां। उत्साह की अगर बात की जाए तो उत्साह लगातार यहाँ पर लोगों का बढ़ता जा रहा है और लोगों को अब बस उसी क्षण का इंतजार है कि कब जो महाकाल लोक है उसका जो शिवार्पण होगा उसकी रास्ता यहाँ पर लोग देख रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उज्जैन में जब वो पहुंचेंगे तो उसकी रास्ता देख रहे हैं कि कैसा महाकाल का लोक होगा, कैसा अलौकिक और अद्भुत जो भव्य दृश्य वहां का होने वाला है उन सबको लेकर। और ये जो संघ की आवाज आप मेरे पीछे सुन रहे हैं, घंटे की आवाज जो सुन रहे हैं, ये पूरे प्रदेश के मंदिरों में इसी तरीके से आवाजें आ रही हैं। दीपक, आपके आसपास कुछ लोग हो तो हम चाहेंगे कि आप उनसे बात करें और जाने कि कितने उत्साहित है वो, अगर संभव हो तो। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आदित्य, यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कितना उत्साह आप लोगों में है आज इस तरीके से जो लोकार्पण हो रहा है, कितना उत्साह है। आज मध्य प्रदेश के लिए बहुत ऐतिहासिक क्षण है। आज उज्जैन बाबा भोपाल की नगरी में, बाबा उज्जैन के नगर में एक माननीय प्रधानमंत्री जी लोकार्पण करने आए। उसी उत्साह के साथ आज हम भवानी चौक सोमवार पे भोपाल में आयोजित कर रहे हैं। 1100 दीपक जलाकर हम बाबा की नगरी का उत्साह बनाएंगे जो उज्जैन में लोकार्पण हुआ है। आपसे जानना चाहेंगे कितना उत्साह आज के इस लोकार्पण अवसर को लेकर है। ये पहला मौका है जो हमारे कलेक्टर महोदय जी हमको दिया है। आज 40 साल में पहली बार इस भोपाल के अंदर यह कार्यक्रम हो रहा है। ये सब भव्य कार्यक्रम आज 40 साल में कभी नहीं हुआ है, जो ये पहली बार हो रहा है। बिल्कुल, उज्जैन में जो शिवार्पण होने वाला है वो महाकाल लोक का, उसको लेकर कितना उत्साह आप लोगों में? उसी का देखते हुए हमने जब पूरा करा तो महालोक उज्जैन बना है। हम लोगों के जान शान आन बान सब है, जिसके वजह से उसके देखा जाए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल दीपक, बिल्कुल। देखिए जिस तरीके का यहाँ पे जो लोग हैं उनमें जो उत्साह है वो बहुत ज्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, बने रहिए वहीं पे, आपसे तस्वीरें आगे भी लेते रहेंगे और बातचीत करते रहेंगे और बताते रहिएगा हमको कि किस तरीके से जब समय और बढ़ेगा, जब प्रधानमंत्री के आने का समय वहाँ पर और करीब आता होगा, तब ये घंटे और की आवाज़ें जो आपके पीछे आ रही है, जो शंखनाद पीछे चल रहा है, ये हो सकता है कि ये और भव्य हो जाए और तेज़ हो जाए। लेकिन शैलेंद्र जी, इच्छा शक्ति की बात, प्रधानमंत्री जिस तरीके से काम कर रहे हैं, ये अधोसंरचना विकास तो होना जरूरी है ही, विकास के कई और पैमाने हो सकते हैं, लेकिन अपनी धर्म संस्कृति के क्षेत्रों का विकास, अपनी धर्म संस्कृति के महत्व की जगहों का विकास उसके साथ साथ चले, इस पर भी ध्यान दें। ये सवाल सर इसलिए आपके सामने ला रहा हूं मैं, क्योंकि ये पूरा जो महाकाल लोक कॉरिडोर बन रहा है, ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बना है। जब केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी परियोजना देश के सामने रखी, तब लोगों के अंदर एक बड़ा वो था कि किस तरीके से शहरों का विकास होगा, किस तरीके से देश के अलग अलग शहरों में तस्वीरें होंगी, कैसे स्मार्ट बनेंगे। लेकिन आज जब ये महाकाल लोक की तस्वीर हो, चाहे काशी विश्वनाथ की हम बात कर रहे थे, या और हमने भोपाल में भी हमारे स्मार्ट सिटी के तहत कई काम हम देख रहे हैं, ये सरकार के प्रयास, सरकार के विकास परियोजनाओं के साथ साथ धार्मिक स्थलों के विकास का जो इच्छा शक्ति है, जो पूरा प्लान है, जो रोड मैप है, इसको किस तरीके से समझें? देखिए, मैं फिर आपसे वही बात कह रहा हूं कि कोई भी संस्कृति, कोई भी सभ्यता अपने इतिहास के साथ आगे बढ़ती है। उसका भविष्य उस पर निर्भर करता है कि वो अपने इतिहास से क्या सीखा है उसने और उसको कैसे आगे लेकर के चल रहे हैं। आप स्मार्ट होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप अपना मोबिलाइजेशन बढ़ा लें, आप अपने पास ऑटोमेटिक गाड़ियां, आप AI के भरोसे बैठ जाए। ये सारा एक विकास का एक स्वरूप है। दूसरा स्वरूप आता है कि आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता, आपका कल्चर, आपका जो विकास का क्रम है वो आपके साथ, आपके जो जहन में है, आपके जो मन में है, वो साथ साथ चल रहा है या नहीं चल रहा है। हम कहां से आए हैं, कहां हमें जाना है, हम क्या लेकर के चल रहे हैं, हमारे साथ हमारे पुरखों की क्या लेगेसी है। जब हम ये कहते हैं कि हम भगवान शिव की धरती से आते हैं, हम भगवान कृष्ण की धरती से आते हैं, तो उसका फिर आप जब भाव देखते हैं तो हमारे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि हमने जो कृष्ण से सीखा है, भगवान शिव ने जो सिखाया है, वो कहीं ना कहीं हमें अपनी संस्कृति में अगली पीढ़ियों में देने की जरूरत है, उन्हें समझाने की जरूरत है। मैं बार बार कहता हूं, किसी भी शहर का विकास उसके इतिहास को छोड़कर नहीं हो सकता।
आप इस चीज को, मैं एक चीज और इसमें जोड़ूंगा कि आप उज्जैन को आप सिर्फ एक शहर मत समझिए। उज्जैन अपने आप में एक इतिहास है। इतिहास इसलिए है क्योंकि वो हमारी एक बड़ी पीढ़ी को लेकर के आगे चलता है। उज्जैन में महाकाल मंदिर का अगर जो मैं शिव पुराण के हिसाब से देखूं, शिव पुराण कहता है कि महाकाल मंदिर का जो पहली बार निर्माण हुआ है, निर्माण कह रहा हूं, महाकाल के आने की तिथि तारीख नहीं मैं कह रहा हूं, निर्माण की बात आ रही है, वो भगवान कृष्ण के जो मैं पिता कहूं या आप उनको जो भी नाम दें, महाराज नंद को, नंद के परिवार की 8 पीढ़ी पहले, मतलब महाराज नंद पैदा हुए उससे 8 पीढ़ी पहले उस परिवार ने यहां पर भगवान शंकर के इस विग्रह की स्थापना करके यहां पर मंदिर बनवाया। आप अब इससे पीछे चलिए, ये भगवान जो मैं महाकाल की बात करता हूं या ज्योतिर्लिंग की बात करता हूं, तो ज्योतिर्लिंग एक शक्ति पुंज में वहां विराजमान है, तो वो स्थायी एक एनर्जी वहां पर है और उस एनर्जी को सिर्फ आप देखकर फील नहीं कर सकते, आप जब उसको समझेंगे, जानेंगे, तब आप उसको फील कर पाएंगे। प्रधानमंत्री जब पहुंचने वाले हैं आज, तो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान वहां पहले ही पहुंच चुके हैं और आज सुबह से ही वो तमाम अलग अलग मंदिरों में पूजा आराधनाएं कर रहे हैं। मां शिप्रा की पूजा की उन्होंने, आरती की और तमाम जो अलग अलग, क्योंकि मंदिरों का शहर उज्जैन कहा जाता है, महाकाल मंदिर के अलावा कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर लोगों की आस्था है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सपत्नीक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम जो उज्जैन के अलग अलग मंदिर है वहां पर पहुंच रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि बहुत अच्छी तरीके से ये पूरा जो आयोजन है, प्रधानमंत्री का जो आगमन हो रहा है, एक बड़ा महाकाल लोक जिसको हम कहें कि जिसकी प्रतीक्षा पूरा देश कर रहा था, अब जब उसका लोकार्पण आज प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो ये पूरा आयोजन बहुत शुभ तरीके से हो जाए। चिंतामन गणेश के मंदिर वो पहुंचे और वहां पर चूंकि किसी भी काम की शुरुआत श्री गणेश की आराधना के साथ होती है, श्री गणेश की प्रार्थना के साथ होती है और वही हुआ। और मां शिप्रा जीवनदायिनी शिप्रा वहां पर भी मुख्यमंत्री पहुंचे और महाकाल मंदिर परिसर के अंदर भी कई सारे मंदिर हैं, उन तमाम अलग अलग मंदिरों में भी जाकर सपत्नीक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूजा की, आराधना की। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे, थोड़ी देर पहले की है, जब मुख्यमंत्री तमाम उज्जैन के अलग अलग मंदिरों में पहुंचे और वहां पूजा आराधना की। शैलेंद्र जी, आज एक सभा को भी प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं, चूंकि पहले तो वो पहुंचेंगे तो महाकाल के दर्शन करेंगे, महाकाल की पूजा आराधना करेंगे और उसके बाद इस पूरे 900 मीटर का जो ये पूरा महाकाल लोक है उस पर चलेंगे और उसको देखेंगे। लेकिन उसके बाद वो एक सभा करेंगे। हम याद करें अगर वो दिन जब श्री राम मंदिर की आधारशिला रखी जा रही थी और भूमि पूजन चल रहा था, उस वक्त भी साधु संतों को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया था और उस दिन का भाषण भी कई मायनों में बहुत खास था, कई प्रमुख बातें प्रधानमंत्री ने कही थी। क्या लगता है आज आपको, आज इस महाकाल की नगरी से, और ये दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद उज्जैन पहुंचे हैं, इससे पहले सिंहस्थ के टाइम पे जब निनौरा में वैचारिक महाकुंभ हुआ तब प्रधानमंत्री पहुंचे, तो एक बड़ा डिक्लेरेशन वहां से निकला था, उस मंच से कई साधु संत थे और जिस तरीके से देश में काम होना है वो बड़ा डिक्लेरेशन था। उज्जैन की धरती पर प्रधानमंत्री के भाषण कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो क्या उम्मीद की जा सकती है आज उनके भाषण में? देखिए, मैं उनके अगर भाषणों की श्रृंखला आप देखें, जो उन्होंने केदारनाथ में बोला, उसके बाद बाबा विश्वनाथ में बोला और उसके बाद जाकर के उन्होंने सोमनाथ में बोला, हर समय उन्होंने एक वैश्विक संदेश दिया है और वैश्विक संदेश हमेशा यही रहा है कि हम भगवान शिव के जो सिद्धांत हैं, जो उन्होंने हमें एक दिशा दिखाई, उस दिशा के साथ ही हम पूरे वसुधैव कुटुंबकम को आगे लेकर के चलेंगे। जहां जरूरत होगी पूरे विश्व को वहां हम नेतृत्व प्रदान करेंगे, जहां जरूरत होगी करेक्शन की तो हम करेक्शन मोड पर भी लाएंगे। और वो लगातार इस तरह की अपनी भूमिका दिखा भी रहे, चाहे रूस में हो, चाहे यूक्रेन के मामले हो, या अभी लगातार जितनी भी वर्ल्ड समिट में गए प्रधानमंत्री, तो वहां उन्होंने इस चीज को स्पष्ट किया कि भारत का रुख क्या है। भारत निर्गुट था, निर्गुट है, निर्गुट रहेगा, लेकिन किसी भी भूमिका में आप उसको अलग करके नहीं देख सकते हैं, चाहे वो कोई भी वैश्विक समस्या हो। चाहे दुनिया को खाना खिलाने की बात आई तो भारत आगे आया, हमने कहा कि नहीं, हम गेहूं आपको देंगे, हम आपको अनाज देंगे। तो ये जो एक भूमिका जो प्रधानमंत्री की सामने आ रही है, जो वो बोल रहे हैं एक वैश्विक नेता के तौर पर, और मुझे लगता है आज भी जब वो बोलेंगे तो एक वैश्विक नेता के तौर पर बोलेंगे। वो मध्य प्रदेश की राजनीति या उस पर शायद थोड़ा बहुत बोले, लेकिन उनका जो संदेश होगा वो पूरी तरह से वैश्विक होगा। उज्जैन के विकास में, विकास के साथ साथ वहां के जो लोग हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा रोजगार का जरिया महाकाल है,
उज्जैन में अगर समझें हम, वहाँ पे कई सारे लोग हैं जिनके साथ जिनका रोजगार महाकाल के दरबार से जुड़ा हुआ है, भगवान महाकाल से जुड़ा हुआ, और भगवान महाकाल की कृपा उन सब पर बनी हुई है। आज जब ये लोक पूरा एक महाकाल लोक जब बनकर तैयार हो जाएगा, एक हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा एक आर्थिक दृष्टि से अगर समझें हम इसको, तो वो बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा, धार्मिक पर्यटन जब बढ़ेगा तो वहाँ के लोगों के लिहाज से, स्थानीय लोगों के लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण होगा। देखिए, आप सबसे बड़ी चीज़ ये समझिए कि जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर प्रधानमंत्री उभर रहे हैं। आप ये देखिए, केदारनाथ को लेकर के यंगस्टर्स का बहुत भाव नहीं होता था। केदारनाथ में आप जब प्रधानमंत्री जी हो आए, उसके बाद प्रधानमंत्री जी जब वहाँ रात भर रुके, तो उसके बाद आप ये देखिए कि युवाओं में जो क्रेज आया। आज आप ये देखिए कि केदारनाथ में आपको दर्शन के लिए बहुत भीड़ मिलती है, क्योंकि प्रधानमंत्री एक बार हुआ है, माफ़ करिएगा 2 बार हुआ है। उसके बाद अगर हम बनारस की बात करें, बनारस में जब उन्होंने रिनोवेशन के बाद वहाँ पर अपने फुटफॉल किया, तो आप देखिए कि वहाँ पर फुटफॉल बढ़ा है। और दूसरा क्या होता है, देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सुविधाएं बढ़ती हैं, भाव बढ़ता है, मनसा अपने आप बढ़ जाती है। तो जब लोग आएंगे तो बिजनेस आएगा, क्योंकि लोगों को रोकने के लिए जगह चाहिए, लोग वहाँ पर बिजनेस देंगे, क्योंकि पैसा तो वहीं खर्च करेंगे आके। और किसी भी इकोनॉमी, देखिए टूरिज्म को हम अभी तक दूसरे मायनों में समझते रहे, हम जल जंगल जमीन दिखाते रहे केवल, लेकिन इस जो मैंने कहा ना कि मध्य प्रदेश की धरती हो या दूसरे, जहां पर आपके पास ऐसी चीजें हैं जो शायद आपके इतिहास को संजोए हुए हैं, आपके भविष्य को संजोए हुए हैं, उन तक पर्यटकों को लेकर के आना, मुझे लगता है बहुत ही एक बड़ा फुटफॉल मध्य प्रदेश को मिलने वाला है प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम के बाद। एक भव्य तस्वीर होगी। शैलन जी, ये दिन की तस्वीर तो छोड़ दीजिए, रात के भी जब हम जो लाइटें चल रही हैं वहां पर, और जिस तरीके से पूरी साज सज्जा उसकी की गई है, ये वो तस्वीरें हैं, ये दिन की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये अपने आप में बोलती हुई तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। भारतीय धर्म, सनातन धर्म की अगर बात की जाए तो उसको बताती हुई तस्वीरें और भव्यता बता रही हैं। किस तरीके से इस 900 मीटर के दायरे में एक पूरा ऐसा कॉरिडोर जिसमें करीब 190 शिव की जो लीलाएं हैं वो देखने को मिलेंगी। एक लाल पत्थर से इसको पूरा सजाया गया है, और जब लोग यहाँ पर चलेंगे, ये कहा जा रहा है कि लाखों लोग जो हैं वो एक साथ इस कॉरिडोर में प्रवेश कर सकते हैं और उसका दर्शन कर सकते हैं। रात की भव्य तस्वीरें भी अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं, ना सिर्फ दिन में बल्कि अगर आप शाम के वक्त वहां जाएंगे तो एक अलग ही आनंद, एक अलग ही उत्साह आपको वहां देखने को मिल सकता है। शिप्रा के तट पर, शिप्रा के किनारे जब इस कॉरिडोर की अगर बात की जाए, जब आप वहां पर जाएंगे तो एक अलग ही अलौकिक तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। और जो आनंद महाकाल के दर्शन के बाद आपको देखने को मिलता है, वो आनंद उससे पहले जब आप इस कॉरिडोर से होते हुए महाकाल मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो एक अलग ही उसका जो चरम होगा वो और उसके ऊपर होगा। शैलेंद्र जी, ये पूरी जो नगरी आप देख रहे हैं, ये एक तरीके से नगर है, ये 900 मीटर का नगर है, ये शिव लीलाएं इसमें है, इसमें हिंदू धर्म की तमाम वो चीजें हैं जो शायद लोगों तक जानी आवश्यक थी, लेकिन ये आधुनिक भी है। डिजिटल इंडिया की बात भी जब ये देश कर रहा है तो वो अपने इन तमाम विकास कार्यों में उसको ला रहा है। अक्सर हमने देखा है कि तमाम हम ऐसे पुरातत्व जगहों पर जाते हैं या ऐतिहासिक जगहों पर जाते हैं तो एक पट्टिका होती है जिसमें ये लिखा होता है कि उस स्थल के महत्व लिखा रहता है, उसके बारे में लिखा रहता है, लेकिन वहां पर QR कोड होगा, वहां पर आप अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे और उस मोबाइल से स्कैन करने के बाद आपके मोबाइल पे आ जाएगा कि उसकी खासियत क्या है। वहां पर सोलर पैनल लगे हैं, 90% इस पूरे 900 मीटर के दायरे में जो बिजली जल रही है वो सोलर पैनल से जलेगी, और जिस पर भारत लगातार काम कर रहा है। ये कहें कि आधुनिकता के साथ बनाया गया ये पूरा कॉरिडोर है। देखिए, मैंने कहा ना कि आपको आकर्षण किसको करना है, आपको युवाओं को करना है। देखिए, अभी तक ये माना जाता है कि मंदिर और इस तरह के जो भी धार्मिक स्थल है, यहाँ पर कौन लोग जाते हैं, एक उम्र के बाद लोग जाते हैं। लेकिन अगर जब आप युवाओं को आकर्षित करना चाहते हैं तो युवाओं को युवाओं के हिसाब से सोचना पड़ेगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी की जो सोच है या उनसे जुड़े लोगों की सोच है वो उस तरफ देखती है। इसीलिए मैंने कहा ना कि अब आप QR कोड की बात करते हो, आप लेजर लाइट की बात करते हो, लेजर बीम से आप प्रेजेंटेशन करते हो, और यहाँ पर भी उस चीज़ का इंतजाम किया गया। और इसका आप एक और फायदा देखिए, अभी नहीं, इसका फायदा आप जब 2028 में सिंहस्थ आएगा तो आपके पास एक इतना बड़ा पैसेज होगा जहां से आप पूरी भीड़ को कंट्रोल कर सकते हैं। जो सबसे बड़ी दिक्कत आई थी हमें पिछले महाकाल में, हालांकि मैनेज था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिर भी हमारे लिए एक तनाव तो था कि इतनी भीड़ को हम कंट्रोल कैसे कर पाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ हवन की तस्वीरें आ रही हैं, हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ एक बार फिर जुड़ जा रहे हैं। हवन पूजन चालू हो गए हैं, और शैलेंद्र जी, जिस तरीके से समय के साथ समय अब और बढ़ता जा रहा है और जैसे ही 5:30 बजना करीब होता जा रहा है, वैसे वैसे अब वो धार्मिक तस्वीरें दिख रही हैं। दीपक, तस्वीरें बताइए हमको। भगवती
दीपक, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो तस्वीरें बताइए, कैमरा घुमाइए और वो बताइए कि किस तरीके से जो आह्वान हुआ था उसको मध्य प्रदेश के लोगों ने हाथों हाथ किस तरीके से लिया है। दीपक का रुख करेंगे शैलेंद्र जी, लेकिन सवाल अब यही कि आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली कि अब जो सिंहस्थ हमारे सामने आ रहा है, एक बड़ा फुटफॉल वहां होता है, करोड़ों भक्त वहां पहुंच रहे होते हैं और जब करोड़ों भक्त वहां पहुंचते तो उसका एक भीड़ मैनेजमेंट होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये महाकाल लोक जो है ये कहीं ना कहीं अपने आप में ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन जिस तरीके से उज्जैन की बात की जाए, अब मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य बन गया है। दीपक का एक बार और रुक कर लेते हैं, दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, तस्वीरें बता रहे थे आप हमको, हवन पूजन की तस्वीरें वहां पर अब आना चालू हो चुकी हैं, बताइए हमको। बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, यहाँ पर देखिए जिस तरीके से हम बता रहे थे कि जो मुख्य कार्यक्रम है वो यहाँ पर जो रुद्र अभिषेक है, रुद्र अभिषेक के बाद जो यज्ञ है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और ये जो रुद्र यज्ञ है भगवान महाकाल का जो महाकाल लोक है उसके लोकार्पण के अवसर के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। और देख सकते हैं यहाँ पर लोग जो है वो आहुतियां दे रहे हैं और भगवान को ये बता रहे हैं कि जितनी प्रसन्नता वहां उज्जैन वासियों को है, जितनी प्रसन्नता उस पूरे क्षेत्र को है, उतनी ही ज्यादा प्रसन्नता जो है वो यहाँ पर लोगों को भी है। और वो यहाँ पर इस रुद्र अभिषेक के और रुद्र यज्ञ के माध्यम से जो लोग हैं वो महाकाल के उस शिवलोक का जो लोकार्पण है, शिवार्पण है, उसको लेकर उत्साहित है। बिल्कुल दीपक, तस्वीरें दिखाते रहिए। बहुत अंतिम समय पे अब हम आ चुके हैं क्योंकि इसके बाद हम एक बार फिर लौटेंगे प्रधानमंत्री की उन तस्वीरों के साथ जो पूरे देश को जिसका इंतजार था। शैलेंद्र जी, समय हमारे पास लगभग अंत में है। अंत में यही जानना चाहेंगे आपसे इस सेगमेंट में हमारे, क्योंकि सेगमेंट आगे चलता रहेगा, आपसे मेरी बातचीत है इस सेगमेंट में यहीं तक है। शैलेंद्र जी, ओवरऑल अगर समझें मध्य प्रदेश की धरती, क्योंकि इसके बाद हमको आदि शंकराचार्य की तरफ भी जाना है। आने वाले समय में जो एक और ज्योतिर्लिंग हमारे यहाँ है वहाँ पर भगवान आदि शंकराचार्य की एक बड़ी प्रतिमा स्थापित हो रही है। कैसे मध्य प्रदेश अब देश में धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता जा रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश को आप कभी भी कमजोर करके नहीं देख सकते, चाहे वो किसी चीज में हो। हमेशा दिशा दी है मध्य प्रदेश ने। अगर मैं ये कहूं कि जब देश में ज्योतिर्लिंग का पुनर्निर्माण हो रहा था तब हमारे मालवा से बात शुरू हुई थी। रानी ने पूरे इंदौर की एक रानी निकल करके जाती है जो सोमनाथ, महाकालेश्वर और कई मंदिरों का निर्माण करवाती हैं। तो ठीक उसी तरह से मैंने कहा ना कि हम दिशा दे रहे हैं। हम आदि शंकराचार्य को अगर ओमकारेश्वर में लेकर के आ रहे हैं तो हम आदि शंकराचार्य का जो अद्वैत वेदांत है उसको पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि अद्वैत वेदांत है क्या, और ये एक दिशा जो वैश्विक तौर पर देखने की जरूरत है आज के वक्त में, वो मध्य प्रदेश दे रहा है। बहुत अच्छे नोट पे आप अपनी बात खत्म कर रहे हैं शैलेंद्र जी, और हम दर्शकों से यही कहेंगे एक बार और, आपसे जो वादा है उसको पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री जैसे ही मध्य प्रदेश की धरती पर होंगे, महाकाल की धरती पर होंगे, तैयार हो चुका है महाकाल लोक, जिसका लोकार्पण थोड़ी देर बाद, अब कुछ ही घंटों के बाद प्रधानमंत्री करने वाले हैं। वो एक एक तस्वीर आपको दूरदर्शन पर हम बताएंगे, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम आपको बताएंगे, और 5 बजे एक बार फिर लौटेंगे उन तस्वीरों के साथ जो उज्जैन से हमारे सामने आएंगी, और एक बार फिर चर्चा होगी कि कितना महत्वपूर्ण होगा ये महाकाल लोक। धार्मिक तौर पर अगर समझें, ऐतिहासिक सांस्कृतिक तौर पर समझें तो उसमें कितना बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए इस विशेष कार्यक्रम में। जल्द लौट रहे हैं 5 बजे, आधे घंटे के बाद एक बार फिर हमसे जुड़िएगा। नमस्कार, एक बार फिर हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। तो महाकाल लोक में प्रधानमंत्री, जी हां, कुछ ही मिनटों के बाद, घंटे भी नहीं बोल रहा हूं,
कुछ ही मिनटों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के उज्जैन में होंगे, महाकाल की नगरी में होंगे और एक भव्य महाकाल कॉरिडोर जिसको कहें कि उसका लोकार्पण जो पहले चरण में जो उसका कार्य होना था वो पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री उस 900 मीटर के लगभग जो पूरा एक महाकाल लोक बना है उस महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे, भक्तों को, देश को वो समर्पित करने वाले हैं। कुछ ही मिनटों में उज्जैन पहुंचेंगे। लेकिन कितना महत्वपूर्ण है ये श्री महाकाल लोक, क्यों ऐतिहासिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर इस महाकाल लोक की आवश्यकता थी और ये महाकाल लोक जब आम जन वहां पर पहुंचेगा, भगवान महाकाल के दर्शन के लिए जब वो वहां पहुंचेंगे लोग, तो ये महाकाल लोक किस तरीके से एक अलौकिक छटा उनके सामने रखेगा और कितना महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का आज का दौरा। हर तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। हम वादा कर रहे हैं आपके साथ कि मध्य प्रदेश की धरती पर प्रधानमंत्री जब उतरेंगे उसके बाद से लेकर मध्य प्रदेश की धरती पर जब जब प्रधानमंत्री जब तक रहेंगे, जब तक पूरी तस्वीर आपको दूरदर्शन पर, दूरदर्शन नेशनल पर, डीडी न्यूज पर, दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर आपको देखने को मिलेंगी। और सबसे पहले प्रधानमंत्री के पूरे कार्यक्रम के बारे में आपको बताएं तो प्रधानमंत्री जब उज्जैन पहुंचेंगे तो सबसे पहले बाबा महाकाल के दरबार में होंगे, बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे, उनकी पूजा आराधना करेंगे, ध्यान करेंगे और उसके बाद वो पहुंचेंगे उस श्री महाकाल लोक में जिसका लोकार्पण उनको आज करना और फिर एक सभा को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। बाबा महाकाल की आराधना से कहा जाता है कि मृत्यु तक लौट जाती है और आज वही जिसे नाभि स्थल कहा जाता है देश का, उस नाभि स्थल पर आज प्रधानमंत्री होंगे, महाकाल की नगरी में होंगे और कई उसके मायने होंगे। इस पर बातचीत करेंगे। दो बहुत खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केजी सुरेश जी मौजूद हैं। केजी सुरेश जी, स्वागत करते हैं आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री श्री विजयदत्त श्रीधर जी मौजूद हैं। विजयदत्त श्रीधर जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे इस कार्यक्रम में, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आज के तौर पर कितना महत्वपूर्ण होगा ये पूरा कार्यक्रम। सबसे पहले विजयदत्त श्रीधर जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करूंगा। सर, आज वो महाकाल कॉरिडोर जिसका इंतजार लंबे समय से हम सबको था, पहला चरण अब उसका पूरा हो चुका है। करीब 900 मीटर में भगवान शिव की करीब 190 लीलाएं देखने को मिलेगी और ना सिर्फ वो 190 लीलाएं बल्कि कई और ऐसे दृश्य होंगे जो हिंदू संस्कृति परंपरा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण थे, जो और लोगों तक पहुंचना बहुत आवश्यक थे। कैसा वो विहंगम दृश्य होगा जब हम लोग वहां पहुंचेंगे, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे तो कितना महत्वपूर्ण आज का दिन। देखिए, हमको बात यहाँ से शुरू करना चाहिए कि जो अनादि नगरी उज्जैनी है इसका महत्व आखिर क्या है जी, और आज का जो प्रसंग है वो कैसे उस एक महत्व प्राप्त करता है। ये भारत में जो सनातन धर्म की 7 पवित्र नगरियाँ हैं उनमें से एक है और इसका महत्व इस तरह से अपन आंक सकते हैं कि आद्य शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठ हैं, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, श्रृंगेरी और द्वारका। इन 4 पीठों के माध्यम से आदि शंकराचार्य ने भारत का सांस्कृतिक आध्यात्मिक भूगोल सुपरिभाषित और सुगठित किया था जी, एक महत्व। अब दूसरा महत्व, प्रयागराज, हरिद्वार, अवंतिका और नासिक में महाकुंभ के आयोजन से आध्यात्मिक चिंतन के भूगोल की संरचना हुई। ये अवंतिका का महत्व है और इसको इस तरह से कहा गया है सप्तपुरियों में, अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तेता मोक्षदायिका। यह हमारे यहाँ उज्जैनी का महत्व है। इसका जो सबसे पहले इसका नाम आता है अवंती जी, ये आता है पाणिनि की अष्टाध्यायी में और ये पहला संदर्भ है। लेकिन महाकाल का महत्व क्या है जी, इसके बारे में हमारे यहाँ पुराणों में कहा गया है कि प्रलय के समय स्थावर जंगम जगत में जब कुछ भी नहीं था, न अग्नि थी, न वायु था, न सूर्य, न पृथ्वी, न दिशाएं, न नक्षत्र, न प्रकाश, न आकाश, न चंद्र और न ग्रह ही थे। देव, असुर, गंधर्व, पिशाच, नाग तथा राक्षस गण भी नहीं थे। सरोवर, पर्वत, नदी एवं समुद्र भी नहीं थे। सब और अंधकार था। ऐसे समय में लोक अनुग्रह के कारण केवल महाकाल ही विद्यमान थे जो सभी दिशाओं को देख रहे थे। यह है महाकाल की महिमा। बिल्कुल। मैं आगे आऊँगा अब सर आपके पास। प्रोफेसर केजी सुरेश जी, पहले देखा जाए तो केदारनाथ, केदारनाथ के बाद काशी, काशी के बाद अब महाकाल।
पूरा जो एक मंशा दिखती है, पूरी जो एक तस्वीर दिखती है, इस तरीके से तमाम ज्योतिर्लिंग तो हैं ही, तमाम वो धार्मिक स्थल जिनका विकास एक अलग नज़रिए से हो रहा है, जिनका विकास आधारभूत संरचनाओं के साथ तो हो ही रहा है, लेकिन उसकी जो जिसे कहें कि उसकी जो सुगंध है, उसकी जो जिसे कहें कि पूरी एक आभा मंडल होता है, उसका जो ऑरा होता है, उसको कोई छेड़छाड़ ना हो और बल्कि वो और भव्यता से लोगों के सामने आए, भक्तों के सामने आए। क्या मंशा नजर आती है सर इसके पीछे? नहीं, देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लगभग 1000 साल के विदेशी आक्रांताओं के गुलामी के बाद एक पहली बार एक आपको अपने सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत से रूबरू करवाया जा रहा है। दिल्ली में अगर आप जाएंगे तो आप कोई भी पर्यटन के विदेशी टूरिस्ट आते हैं, उनको सिर्फ दो ही चीज दिखाई दिया, या तो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया या मुगलों के द्वारा बनाया गया। भारत क्या है, भारत का हजारों साल की सभ्यता क्या है, इस बारे में कहीं चर्चा नहीं है जी। ये पिछले कुछ वर्षों से ये जो प्रयास, विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लगातार देख रहे हैं कि भारतीयों को, विदेशी पर्यटक आएंगे वो बात की बात है, भारतीयों को अपने विरासत से रूबरू करवाना, हमारे युवा पीढ़ी को याद दिलाना कि आप वंशज हैं उस गौरवशाली परंपरा के जो हजारों साल से चलता आ रहा है। आप जब जाएंगे किसी जगह, आप श्रद्धा भाव से तो आप जाते हैं काशी, मथुरा, वृंदावन, लेकिन आप उसे देख के कहीं ना कहीं मन में दुखी भी हो जाते हैं, उदास भी हो जाते हैं कि ये मेरी परंपरा है क्या? न यहाँ सफाई है, न यहाँ खूबसूरती है, यहाँ जो है गलियां, तंग गलियां, और आज आपको उसको पूरी तरीके से एक पुनरुत्थान उसका हो रहा है, उसका जीर्णोद्धार हो रहा है इन जगहों का, ताकि हजारों साल के वो पुरानी विरासत तो अपनी जगह है, लेकिन साथ ही साथ आज के यानी कि जो आधुनिक भारत है उसके साथ उस लेगेसी को, उस परंपरा को, उस विरासत को जोड़ने का ये जो प्रयास है, ये बिल्कुल अनुपम प्रयास है जो वाकई सराहनीय है। विजयदत्त श्रीधर जी, जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा कि ये एक मध्य स्थल है, नाभि है, और जब नाभि में हलचल होती है तो उसकी वाइब्रेशंस जो होते हैं वो दुनिया में जाते हैं। आज जब उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण होगा और प्रधानमंत्री जब उस मध्य में पहुंचेंगे तो, और जिस तरीके से पूरा मध्य प्रदेश जो देश का हृदय स्थल है और उज्जैन जो मध्य प्रदेश का भी हृदय स्थल है, वहाँ पर जब इस तरीके की तस्वीर होगी और पूरा मध्य प्रदेश जिस तरीके से घंटियों से, शंखों से और पाठ पूजाओं से, हवन से, अभिषेक से, इन तमाम चीज़ें मध्य प्रदेश की धरती पर आज चल रही हैं, ये कैसे ये तस्वीर ये दुनिया को संदेश देगी, ये तस्वीर देश में किस तरीके से संदेश लेकर जाएगी और मध्य प्रदेश की छवि इससे किस तरीके से एक अलग निकल कर आएगी? देखिए, अभी सुरेश जी ने जिस पृष्ठभूमि के साथ इसको जोड़ा, पहले थोड़ी सी बात हम उस पृष्ठभूमि की करें, इसलिए कि उससे इसका गरिमा और गौरव और इसकी आवश्यकता, इन सब का एक उस पर प्रकाश पड़ता है। अभी जब ये कोरोना काल चल रहा था तो उस समय तो मोबाइल ही हमारा साधन था, सब घरों में कैद थे जी, लॉकडाउन के दिनों में, और उस दौर में एक लगातार एक श्रृंखला चली फेसबुक के उस पर पोस्ट पर आने की, और वो श्रृंखला ये थी, उसका शुरू तो यहाँ से किया था कि भारत आगरा के ताजमहल से शुरू होकर दिल्ली के लाल किले और कुतुब मीनार में ख़त्म नहीं होता, यहाँ से बात चली जी। और उसके बाद कम से कम मैंने ही गिने 100 से अधिक उन्होंने ऐसे स्थान गिनाए, कितनी तरह के, उसमें ज़्यादातर दक्षिण भारत के मंदिर थे, उनकी जो कारीगरी है, उनमें जो नक्काशी है, उनमें जो जैसे वास्तुशिल्प की जो बारीकियां हैं और जो आकर्षण हैं, ऐसे एक के बाद एक बहुत सारे आए। तो मैंने उस समय एक पत्र लिखा संस्कृति मंत्री को भारत के कि भाई ऐसा करें कि ये जो अभी दिखा रहे थे ये फिर कुछ दिनों बाद बिजनेस में चले जाएंगे, तो इसकी एक जैसे वो बड़ी टेबल, कॉफ़ी टेबल बुक होती है, उस तरह का एक इनके ग्रंथ है जिसमें कम से कम 100 ऐसे स्थान जो हमारे यहाँ के हैं जो वास्तुकला की दृष्टि से, शिल्प की दृष्टि से असाधारण महत्व के हैं, और जो कोई 500 साल पुराना है, कोई 1000 साल पुराना है, कोई 2000 साल पुराने हैं। तो ये हमारा अतीत है और ये हमारे अतीत का वैभव हमें गर्व से भरता है, लेकिन इस अतीत को छुपा तो न रहने दें, इसको हम प्रकट करें और लोगों के संज्ञान में लाएं।
और ये जो वो हैं ये केवल लाइब्रेरी वस्तु ना बने, ये पर्यटन विभाग के जो कार्यालय होते जगह जगह उनमें उनकी वस्तु बनाए। तो ये सब जगह इसको यदि रख दिया जाए तो ये केवल सनातन धर्म की बात नहीं होगी, ये समग्रता भारत राष्ट्र, भारत की संस्कृति, भारत की विरासत, ये भारत के गौरव के प्रतीक बनेंगे। और हमारे यहाँ जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं, ये सनातन धर्म के बारे में जितने हमारे ग्रंथ और ये हैं, ये कर्मकांड का विवरण नहीं देते हैं, ये अध्यात्म है। और ये अध्यात्म का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य को अच्छा मनुष्य बनाना। ये दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये केवल भारत की ही विशेषता है कि हम मनुष्य को अच्छा मनुष्य बनाने पर सबसे ज्यादा करते हैं और उसके लिए विरासत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अब आपने कहा नाभि स्थल का, जैसे आज हमारे यहाँ समय की गणना में आज ग्रीनविच का महत्व है, ग्रीनविच टाइम कहते हैं लोग स्टैंडर्ड के लिए। ऐसे ही हमारे यहाँ बहुत बड़ा 2000 साल पहले, 2500 साल पहले वो महत्व हमारे यहाँ उज्जैनी का रहा है। और उज्जैनी में और बाद में अभी पिछले 1720 के आसपास जब मोहम्मद शाह दिल्ली का बादशाह था और उसने जयपुर के राजा जयसिंह को यहाँ का प्रभार सौंप दिया था, यहाँ की सत्ता सौंप दी थी हमारे यहाँ उज्जैनी की, मालवा की। तो उसने 1720 में 4 वेधशालाएं बनाई थी, एक जयपुर में, एक दिल्ली में, एक उज्जैनी में और एक मथुरा में। इनमें से उज्जैनी की वेधशाला आज भी जैसे कहना चाहिए चालू हालत में है, उसका उपयोग होता है, उससे काल निर्धारण किया जा सकता है। ये उसका महत्व है। और इसीलिए महत्व वो वहाँ भूमध्य रेखा और कर्क रेखा का क्रॉस होता है वहाँ से। बिल्कुल, मैं लौटूंगा सर, लेकिन केजी सुरेश जी, आपकी चर्चा की शुरुआत जिस नज़रिए से हुई थी मैं वहीं पर एक बार और लौटूंगा सर, और उसको अब पिछले हाल में प्रधानमंत्री के लाल किले की प्राचीर के भाषण पर लेकर जाऊंगा। जब उन्होंने 5 मंत्र दिए, उन 5 मंत्रों में से 2 बात आपकी बात से निकल रही है। पहली बात तो ये निकल रही है कि हमें अपने इतिहास पर गर्व करना है, जो 5वां मंत्र उनका था। और एक और बात यह कि हमें गुलामी की मानसिकता से किसी भी हाल में बाहर निकलना होगा। उन 5 में से ये 2 मंत्र थे और आपकी इस बात से ये 2 बात निकल रही हैं। सर, हमारे इतिहास पर गर्व करने के लिए ये देश लगातार पिछले कुछ समय से काम कर रहा है, और वही इतिहास, चाहे वो धर्म का हो, चाहे वो इतिहास संस्कृति का हो, इन तमाम चीज़ों पर भी काम लगातार चल रहा है। रास्ते तो बन सकते थे, चौड़ीकरण हो सकता था, विकास, अधोसंरचना विकास हो सकता था, लेकिन संस्कृति को लेकर, हमारे धर्म को लेकर, हमारे देवी देवताओं को लेकर, उन तमाम चीज़ों के दर्शन भी वहाँ कराना, अलग अलग कॉरिडोर में कराना। और ये तब जब एक विश्वनाथ काशी की अगर बात की जाए तो उससे एक बड़ा कॉरिडोर यहाँ पर है। इससे पहले ये पूरा महाकाल परिसर जो था लगभग 2.86 एकड़ की अगर बात की जाए तो वो था, लेकिन अब हेक्टेयर का था, लेकिन अब ये 20 हेक्टेयर से ज़्यादा का होने को जा रहा है। ऐसे में जब लोग वहाँ पहुँचेंगे, एक आने वाली पीढ़ियाँ जब वहाँ पहुँचेंगी, तो ये किस तरीके का उनको मैसेज जाएगा और किस तरीके से उनके अंदर एक वाइब्रेशंस पैदा होंगी। बिल्कुल, देखिए, हम एक अवधारणा से पिछले कई दशकों से हम लोग रह रहे थे, जहाँ हमने एक तो जो रिलीजन शब्द है अंग्रेजी में, उसका जो है समानांतर नहीं है धर्म, है ना। तो वो रिलीजन के लिए आप थोड़ा बहुत उर्दू में एक लफ्ज है मजहब, उसके करीब आ सकता है, लेकिन भारतीय दृष्टिकोण में कहीं भी इस तरह का एक शब्द, उसका समानांतर कोई नहीं है। वो एक अपना एक अनुशासित, एक मूल्यानुगत जीवन को जीना ही जो है वो धर्म है। तो हमने इसी तरीके से हमने कुछ चीजों को समझ रखा था, ये तो रिलीजियस है या धार्मिक है। हमारा ये जो पूरा ये अवधारणा है, ये सिर्फ धार्मिक नहीं है, ये धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, ये हमारा एक मिश्रित है। ये आप एक से दूसरे को अलग नहीं कर सकते हैं। आप अगर शिव तांडव को आपने अलग कर दिया या नटराज को अलग कर दिया, तो फिर नाट्यशास्त्र क्या और भरतनाट्यम क्या, बिल्कुल उनका कोई वजूद ही नहीं है। तो हमारा सब साहित्य हो, हमारा जो है आध्यात्म हो, या हमारी संस्कृति हो, हमारे लोक कलाएं हो, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं ये जो प्रयास यहां हुआ और इससे पहले वाराणसी में हुआ, इसके पीछे सोच यही है, एक समुचित एक दृष्टिकोण प्रदान करना संस्कृति के। तो शिव जो है मात्र किसी एक विशेष समुदाय विशेष के नहीं है। वो जो है, यह गंगा जो है, वो सिर्फ जो है एक समुदाय विशेष का नहीं है। ये इसके तट पर न जाने कितने सभ्यताएं पली। इसी प्रकार जो है, चाहे वो सिंधु
नदी हो। पूरे हमारा जो एक संस्कार, हमारा जो विरासत है वो मिश्रित है, वो इसको एक दूसरे को अलग नहीं कर सकते। और ये जो प्रयास है उस समुचित, उस सांस्कृतिक हमारी विरासत है उसको हमारे जनता के समक्ष लाना, ताकि वो जब इधर ऐसे जगहों में जाते हैं तो वो मात्र एक आस्था का विषय नहीं है, बल्कि अपने सांस्कृतिक धरोहर, अपने सांस्कृतिक केंद्र, वहां जाकर, मैं जब बनारस में जाता हूं तो मैं सिर्फ बाबा विश्वनाथ का दर्शन नहीं करता हूं, मैं अपने संस्कृति का दर्शन करता हूं, अपने सभ्यता से रूबरू होता हूं। ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, मैं सर रोकना चाहूंगा आपको, एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की धरती पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री उज्जैन पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में अब तस्वीरें आपके सामने होंगी। इंदौर पहले उतरे, इंदौर के बाद प्रधानमंत्री उज्जैन पहुंचे। उनका जो तस्वीरें मेरे सामने आ रही हैं वो ये कि गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा वहां पर मौजूद थे। सुमित्रा महाजन लोकसभा की जो अध्यक्ष रही हैं, पूर्व अध्यक्ष लोकसभा की, वो उन्होंने भी प्रधानमंत्री का स्वागत किया। विशेष विमान के से प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं। अब थोड़ी देर में महाकाल के दरबार में प्रधानमंत्री होंगे, पूरा पूजा आराधना करते हुए नजर आएंगे। और जो इंतजार लंबे समय से था पूरे देश को, वो इंतजार खत्म होता हुआ नजर आएगा। विजयदत्त श्रीधर जी, उज्जैन वो शहर है जो मेलों का शहर है, जो आस्था का शहर है, जहां पर कई भव्य बड़े आयोजन चलते ही रहते हैं। और सिंहस्थ तो 12 साल बाद जब आता है तो हर परिवार का वो आयोजन होता है कि वो परिवार का परिवार, हर एक व्यक्ति उस पूरे सिंहस्थ के साथ जुड़ जाता है। और एक ऐसा आयोजन जिसको पूरी सरकार जब डिलीवर करती है, जब उसको ऑर्गेनाइज करती है, तो एक बड़ा तंत्र लगता है, बहुत तैयारियां लगती हैं और करोड़ों श्रद्धालु उस दौरान वहां पर पहुंचते हैं। एक ये महाकाल लोक के बन जाने के बाद जो व्यवस्थाएं वहां पर हैं, जो जिस तरीके से आधुनिक तरीके से उसको बनाया गया है, क्या आपको लगता है कि इस तरीके के आयोजन के लिए ये पूरा जो महाकाल परिसर लोक है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सहूलियत देगा, सहयोग करेगा उन व्यवस्थाओं को बनाने में? निश्चित रूप से। लेकिन पहले हमें मध्य प्रदेश की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस टिप्पणी के साथ स्वागत करना चाहिए कि इतिहास नरेंद्र मोदी को एक तरह से जो आधुनिक भारत में भी जो एक नव जागरण हुआ है, उसके कहीं ना कहीं सूत्रधार के रूप में, उसके पुरोधा के रूप में उन्हें याद करेगा। आपने सुरेश जी ने बहुत बढ़िया बात कही काशी विश्वनाथ की। हम लोग बाबा विश्वनाथ के मंदिर गए हैं पहले, और जब वहाँ जाते थे तो जाने में एक अपने आप भीतर अपने फिर अपराध बोध होता था कि इतनी गंदगी, इतनी सड़ की गलियाँ हैं, वहीं मवेशी जा रहे हैं, वहीं आदमी जा रहे हैं, वहीं भिखारी जा रहे हैं, धक्के लग रहे हैं, गोबर पड़ा है, ये सब गंदगी थी। आज यदि हम देखें तो बाबा विश्वनाथ का वो जो मंदिर था, आज वो परम वैभव के साथ है। मतलब आप बाबा विश्वनाथ के मंदिर से सीधा आप गंगा तट देख सकते हैं, गंगा का घाट देख सकते हैं। और वहाँ से निकलने वालों की गर्व की अनुभूति होती है। यह गर्व की अनुभूति क्यों जरूरी थी? क्योंकि लगातार ऐसा हमारे यहाँ राजनीति के मुहावरे कुछ इस तरह से हो गए थे कि लोगों को ऐसा लगता था कि जो भी समझौता करना है, जो भी अपने आप का बलिदान करना, वो केवल एक समाज विशेष करना, बाकी सब लोगों का अमन वो रहेगा, चैन रहेगा। बिल्कुल अब ये बना कि नहीं, हमारा भी अस्तित्व है। तो एक आप अयोध्या का देखें, कोई संकट नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ, सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय सुनाया, उसके निर्णय के प्रकाश में आज अयोध्या जिस रूप में बन रही है, अब वो विश्व नगरी बन रही है। ये हुआ, उसी का तीसरा चरण हमारे यहाँ महाकाल में हुआ। आज महाकाल में इतनी व्यवस्था बनी जा रही है, एक साथ 2 लाख लोग वहां बैठ के सुन सके। बिल्कुल, आखिर सिंहासन या कुंभ क्यों होते थे? कि वहां हमारे ऋषि मुनि, हमारे धर्माचार्य ये चिंतन करते थे, और चिंतन से अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को, अपने भक्तों को या सनातन धर्म के मानने वालों को वो अनुप्रेरित करते थे, उनको कहीं नहीं प्रोत्साहित करते थे और नई दिशा देते थे। अब सिंहस्थ तो उसका एक बड़ा भारी अवसर होता है, हर 12 साल पड़ता है। और हमारे जो 4 कुंभ होते हैं, उन 4 कुंभों का असली महत्व यही है। वो समागम तो हैं, यहाँ तक कि आप देखेंगे कि लोग इस बात पर आश्चर्य करते थे कि हर 12वें वर्ष लगने वाले कुंभ की सूचना कोई उस समय तो कोई ऐसा नहीं व्हाट्सएप कर रहे हैं लोग, या टेलीफोन कर रहे हैं, या तार कर रहे हैं, अखबार में छप रहा है, लेकिन लोग चल पड़ते हैं देश के कोने कोने से। वो देश के कोने कोने से लोग आए और वो एक दूसरे से जुड़े, सारे समाज को जोड़ने का, साथ मिलके चलने का एक बहुत बड़ा अवसर होता है। उसमें इतनी ज़्यादा सुविधाएं विस्तारित हो गई हैं, न केवल सुविधाएं बल्कि वहाँ संस्कार भी है। अब ये जो 900 मीटर का एक सबसे लंबा कॉरिडोर बन रहा है, इसमें
190 करीब प्रतिमाएं ऐसी हैं जो संपूर्ण शिव कथा को कहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, संपूर्ण शिव कथा को कहेंगी और पूरा शिव लीलाओं से लोगों को जो है अवगत कराएंगे। लेकिन केजी सुरेश जी, महाकाल लोक तो एक पड़ाव है, अभी एक दूसरा फेज इसका और होगा, कई और चीज़ें, कई और भव्यता इसमें जुड़ेगी, लेकिन हमें बहुत जल्द आदि शंकराचार्य तक भी पहुंचना है। मध्य प्रदेश की धरती पर ही आदि शंकराचार्य की एक बहुत बड़ी प्रतिमा लग रही है और वो प्रतिमा भी दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश देने वाली है। द्वैत वेदांत की अगर बात की जाए तो वो एक भव्य तस्वीर होगी और ऐसे ही हम बैठकर उसकी भी चर्चा कर रहे होंगे। सर, क्या वो मध्य प्रदेश की अब धरती धार्मिक इतिहास से अगर समझे, सांस्कृतिक इतिहास से समझे, तो एक बहुत बड़ा संदेश दे रही है आने वाले समय में भी और देगी? मध्य प्रदेश तो हजारों साल से जो है यह संदेश देती रही है, लेकिन आज उसका जो आधुनिक चेहरा वो उभर के अब सामने आ रहा है। आज जिस तरीके का पर्यटन का, जिस तरह का यातायात का, छोटे छोटे शहरों में भी अब हवाई पट्टी जो है, अब रीवा का हवाई पट्टी बड़ा किया जा रहा है, जबलपुर में है, दुनिया भर के जो है आज सुविधाएं हैं। आज देश भर से तीर्थयात्री और पर्यटक मध्य प्रदेश में आ सकते हैं। मध्य प्रदेश टूरिस्ट फ्रेंडली, अभी नेशनल फिल्म अवार्ड में जो है हमको बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, सारे फिल्मों की शूटिंग अब यहाँ हो रही है। तो ये जब भव्यता बनेगी, इसका लाभ किसको मिलेगा? आखिर में मध्य प्रदेश में जब पर्यटक आएंगे तो हमारे लोगों को, हमारे प्रदेश के लोगों का रोजगार बढ़ेगा, हमारे युवकों को और अवसर मिलेगा, वहां टूरिस्ट बसें चलेंगी, होटल्स खुलेंगे, हजारों लोग आएंगे और उन सबको जो नौकरी, उनके लिए यातायात, ये सारी व्यवस्था कौन करेंगे? हमारे लोग करेंगे, स्थानीय लोग। तो स्थानीय लोगों को तो इसको मात्र हम देखिए, आप अगर विशेषकर, मैं समझता हूं कि ये प्रधानमंत्री समझ गए हैं, आज से नहीं, ये आज हम इकोनॉमी और बाकी सारी बातें करते हैं, ये जो जितने भी हमारे मंदिर शिवालय जितने रहे हैं, हजारों सालों से ये रोजगार के बहुत बड़े केंद्र रहे हैं। उस समय में कोई उद्योग नहीं था, उस वक्त एक फूल बेचने वाले से लेकर आप वहां पूरा का पूरा किसी भी, आप देखिए कई शहरों का, तो चाहे वो वृंदावन आप ले लीजिए, मथुरा ले लीजिए, आप वाराणसी ले लीजिए, इनका पूरी अर्थव्यवस्था उस मंदिर के इर्द गिर्द है। बिल्कुल। और एक बार मंदिर प्रांगण भव्य बन गया और लाखों लोगों को वो अकोमोडेट कर सकता है, वो आकर्षक बन गया, तो उसका लाभ तो निश्चित ही स्थानीय लोगों को और प्रदेश के लोगों को मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन विजय दत्त श्रीधर जी, एक चीज यहाँ पर और है, ये पूरा प्रोजेक्ट बना कैसे है? ये पूरा महाकाल लोक का निर्माण दरअसल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है उसके तहत हुआ है। जब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जब आ रहा था, उस वक्त तमाम शहरों के विकास को लेकर एक बड़ा सवाल था कि किस तरीके से शहरों में बनेगा, किस तरीके से शहरों में स्मार्ट सिटी बनेगी, क्या क्या सुविधाएं उसमें होंगी। लेकिन इस पूरे लोक को कहीं ना कहीं उस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत उसको डेवलप किया गया है और पूरे तकनीक के साथ डिजिटली हम जब किसी जगह पर जाते हैं तो वहाँ पट्टिका होती है, वहाँ लिखा होता है कि इस जगह की जो महत्ता है वो इसको इस बारे में है या उसके बारे में लिखा होता है। लेकिन वहाँ पर डिजिटली भी आपको चीज़ें दिखेंगी, वहाँ QR कोड में आप मोबाइल स्कैन करेंगे तो आपको आपके मोबाइल पर उसका महत्व सामने आएगा। वहाँ जो बिजली जल रही है, 90% बिजली जो है वो सोलर से जल रही है, जिस पर देश लगातार दुनिया को एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है। और जब महाकाल पे एक बहुत बड़ा फुटफॉल होगा तो वो भी एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। क्या ये माने कि अधोसंरचना विकास धार्मिक स्थलों के साथ में, धार्मिक स्थलों का भी कहीं ना कहीं सरकार की जो संकल्पनाएं रही हैं, चाहे वो डिजिटल इंडिया की बात हम उसको उससे अगर जोड़ें कि QR कोड और डिजिटल के साथ में व्यक्ति अगर देख रहा है, और स्मार्ट सिटी, ये कहीं ना कहीं धार्मिक स्थलों के विकास में काम आ रही चीज़ें? निश्चित रूप से। देखिए अब क्या होता है, किसी भी चीज़ की आयोजना होती है, योजना बनाई जाती है, तो आज हमारे पास ये जो नई प्रौद्योगिकी है, नई जो टेक्नोलॉजी है, इसके कारण उसको बहुत बारीकी से उसका आकलन किया जा सकता है और जिसे कहते हैं फुल प्रूफ। जी हाँ, फुल प्रूफ हमारे यहाँ प्लानिंग हो सकती है। इसमें भी हमारे यहाँ जो आर्किटेक्चर रहे हैं उनसे पूरी योजना बनवाई गई और उस योजना पर बार बार डिस्कशन भी हुआ है, मतलब अचानक नहीं बन गई है। और डिस्कशन होने में लगातार ये देखा गया कोई कमी ना रह जाए। और इसके पीछे कारण सिर्फ ये नहीं है कि ये हो, लेकिन अंततः इसको समाज के लिए लाभदायक बनाना है, जिसमें बहुत बड़ा काम हमारे यहाँ जो पर्यटन के जितने भी आयाम होते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा यदि हमारे भारत के लिए कोई चीज़ है, प्राकृतिक पर्यटन होता है, कोई पुरातत्व में जाते पुराने किले और ये सब देखते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ उसका असर होता है तीर्थाटन।
हाँ। और ये जब इस पर्यटन की कल्पना ही नहीं थी तब भी हमारा तीर्थाटन होता था। बहुत मुसीबतों के साथ लोग पैदल चले जाते थे, इसलिए उम्र के आखिरी दौर में जाते थे। आज वो सारी सुविधाओं के साथ जाएंगे, उनके ठहरने की व्यवस्था, उनके लिए आवागमन की व्यवस्था, उनके लिए परिवहन की व्यवस्था, उनके लिए भोजन की व्यवस्था, ये सारी इतनी सारी सुविधाएं इसके साथ जोड़ दी गई हैं। और जितनी ये सुविधाएं बढ़ेंगी उतने रोजगार के अवसर पैदा होंगे, उतने अवसर पैदा होंगे। लेकिन केजी सुरेश जी, वही बात एक बार और कि हम किसी पर्यटन स्थल पर जाते हैं, हम किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, अगर वहाँ कोई अव्यवस्था दिखती हो कि व्यक्ति स्वाभाविक सी बात है 1 या 2 बार उस पर्टिकुलर जगह पर जाता है। आप साउथ में किसी मंदिर पर जाइए या कोई भी बड़े धार्मिक स्थल पे आपने जिंदगी में 1 या 2 बार या कुछ बार ही वहाँ जा पाता है। लेकिन अगर पहली दूसरी बार में उसका अनुभव अगर अच्छा नहीं रहेगा तो वो निराश होकर भी कई बार लौट जाता है। भली उसकी आस्था है लेकिन कई बार उसको निराशा होती है। लेकिन इस तरह से जिस तरीके से इन जगहों का विकास हो रहा है, सुविधाजनक उनको बनाया जा रहा है, क्या ये माने कि उस इमेज को भी कहीं ना कहीं खत्म करने में ये बहुत बड़ा काम रोल अदा करेगा? बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। देखिए, ये नहीं कि एक व्यक्ति 1 या 2 बार जाता है उसके बाद निराश लौट आता है। वो 10 लोगों को मना भी करता है कि भैया उधर मत जाना, वहां यह अव्यवस्था है, वहां ये अव्यवस्था है, वहां तो बच के रहना। लेकिन जहां सुविधा है वो तो बार बार रिकमेंड करेंगे। आज के तारीख में देखिए, मैं तो दिल्ली में बहुत वर्ष में रहा हूं। दिल्ली में एक समय था जब इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन और आपके जो है लाल किला देखने के लिए लोग जाते थे। आज दिल्ली का कोई भी पर्यटक दिल्ली में आता है, अक्षरधाम नहीं देखता तो वो अधूरा है। अक्षरधाम देखना, क्योंकि अक्षरधाम उसको अपने विरासत से जोड़ती है, पूरा सांस्कृतिक यात्रा करवाती है अक्षरधाम। तो आप जब जाएंगे तो कोई भी व्यक्ति जाता है सुबह से शाम तक, वहां जो है वहां का फाउंटेन देखता है, सारा कुछ देखता है, यादगार। अरे वहां दिल्ली जाएंगे तो अक्षरधाम जरूर जाइए, लोग बोलते हैं। तो इसी प्रकार जो है कोई जो एक बार इधर आ जाएगा वो अवश्य जरूर बोलेगा कि अगली बार आप अगला प्लान बनाएंगे तो आप उज्जैन का प्लान बनाएंगे। ये परिवारों में चर्चा होती है, भाई इस बार छुट्टियों में कहां जाना है। तो ये जो है इसका बहुत बड़ा परिवर्तन आपको जमीन पे देखने को मिलेगा। ये अगले साल का पर्यटकों का और तीर्थयात्रियों का आंकड़े उठा के देख लीजिए, बताएगा, वो सब स्पष्ट बताएगा हमको। और ये देखने को मिला केदारनाथ में, ये देखने को मिला काशी में, ये देखने को मिल रहा है अयोध्या में, ये देखने को मिल रहा है। दीपक का रुख कर लेते हैं सर। दीपक जैन जो है वो भोपाल के कर्फ्यू वाली माता के मंदिर में मौजूद है और वहां हवन पूजन चल रहा है। दीपक हमारे साथ कैमरे पे नजर आ रहे हैं और ये आह्वान किया गया था कि तमाम उन मंदिरों पर, प्रमुख मंदिरों में, गाँव में जहां पर आप हैं वहां पर अनुष्ठान हो, वहां अभिषेक हो, वहां पूजा हो, वहां पर तमाम वो बड़े बड़े धार्मिक आयोजन हो ताकि इस कार्यक्रम को और भव्य बनाया जा सके। दीपक, तस्वीरें बताइए। अब प्रधानमंत्री तो उज्जैन पहुंच चुके हैं, वहां पर क्या तस्वीर आप देख रहे हैं? वहां पूजा हो, वहां पर तमाम वो बड़े बड़े धार्मिक आयोजन हो ताकि इस कार्यक्रम को और भव्य बनाया जा सके। आदित्य, देखिए बिल्कुल आदित्य, मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर चूंकि अभी जो कार्यक्रम है वो हवन और पूजन का चल रहा है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भक्त हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये जो पूरे आप प्रांगण देख पा रहे हैं, इस पूरे प्रांगण में यहाँ पर दियों से इनको सजाया गया है। 1100 दीपक जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं और उनको अभी प्रज्वलित किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मुख्य तौर पर अगर देखें तो जो प्रधानमंत्री का उज्जैन पहुंचने की बात है तो प्रधानमंत्री उज्जैन पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर में ही महाकाल के मंदिर प्रांगण में पहुंचेंगे। बिल्कुल दीपक, आपके पीछे हम स्क्रीन देख पा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हमारा जो कार्यक्रम जो पूरे प्रदेश में जाना है, पूरे प्रदेश में उसको दिखाया जाना है, वो स्क्रीन वहां पर दिखाई जा रही है, मैं जितना देख पा रहा हूं, और लोग उसको देख रहे हैं। दीपक का रुख करेंगे। दरअसल ये पूरी प्रधानमंत्री की ये यात्रा बड़ी बड़ी स्क्रीन पर पूरे मध्य प्रदेश में दिखाई जा रही है। दूरदर्शन के जरिए तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में भी और तमाम अलग अलग जगहों पे बड़ी स्क्रीन्स लगाकर इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री जब यहाँ होंगे, हम आपसे लगातार यही कह रहे हैं कि वो एक पहली तस्वीर आपको दिखाएंगे जब प्रधानमंत्री जैसे ही मंदिर के पास पहुँचेंगे, मंदिर के करीब पहुँचेंगे। लेकिन विजय दत्त श्रीधर जी, एक बहुत बड़ा आयोजन जिसको हम कहें, और ये बड़ा आयोजन कहीं ना कहीं अपने आप में ये बताता है कि स्थानीय सरकारों के सहयोग के बिना ये संभव नहीं है।
आप केंद्र की सरकार कितने ही बड़े प्लान लेकर चल जाए, लेकिन अगर राज्य की सरकार का सहयोग नहीं है तो इतनी आसान नहीं होता है। कैसे वो तालमेल देखते हैं, और जिसे कहते हैं ना कि डबल इंजन की सरकार, और वो डबल इंजन की सरकार जब अपना काम करती है तो क्या इस तरह के कॉरिडोर निकल कर आते हैं? क्या इस तरीके से जिसे कहें कि काशी के कॉरिडोर बना वो निकल कर आता है? निश्चित रूप से देखिए क्या होता है, सहयोग भावना के साथ जब काम होता है तो उसके परिणाम भी बहुत अच्छे आते हैं। और इस समय केंद्र में और मध्य प्रदेश में एक ही तरह की सरकार है, एक ही सोच की सरकार है। और इसमें जो आपका उज्जैनी में हमारा जो श्री महाकाल लोक बना है, इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बहुत गहरी दिलचस्पी रही है। उन्होंने लगातार इसको निगरानी भी की है और समय समय पर उसको जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ी वहाँ उसमें उन्होंने उसका मार्गदर्शन भी किया है। और उसका परिणाम आज ये सामने है कि अब लोग ये कह रहे हैं कि आज ये जो प्रथम चरण का कार्य पूरा हुआ है, जो अकेला कॉरिडोर तक सीमित है, और उसके लेकिन जब इसका पूरा सौंदर्यीकरण और पूरा इसका विस्तार होगा तब लोग ये वहाँ के जो उज्जैन के लोग हैं, वो उज्जैनी के लोग ये दावा कर रहे हैं कि उस समय जब ये पूर्णता को प्राप्त करेगा तो ऐसा नज़ारा होगा जैसे स्वर्ग लोक की दिव्यता और भव्यता एक साथ पृथ्वी पर उतर आई है। और हम लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और इसके साथ ही हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं ओंकारेश्वर में, जहां आदि शंकराचार्य की बहुत बड़ी प्रतिमा स्थापित होने वाली है, और वो एक तरह से उनके द्वारा प्रवर्तित जो हमारा भारतीय सनातन परंपरा का जो ज्ञान है उसका एक बहुत बड़ा केंद्र बनने वाला है। तो ये एक श्रृंखला है ये, और इस श्रृंखला का महत्व इसलिए और ज़्यादा है कि दूसरे जो हमारे मत होते हैं उनके लोगों में और हमारे सनातन मत के लोगों में एक बड़ा बुनियादी फ़र्क है। सनातन के जो धर्म के मानने वाले जो लोग होते हैं, सनातन अध्यात्म के मानने वाले लोग होते हैं, ये किसी दूसरे से प्रतिद्वंद्विता नहीं करते, ये अपने आप में बेहतरी के लिए लगातार काम करते रहते हैं। ये उनकी श्रेष्ठता भी है, यह उनकी विशेषता भी है, और हमारा किसी टकराव नहीं है किसी से कोई, हम अपने आप को जिसके निखार रहे हैं। तो इसके लिहाज से बहुत बड़े काम हमारे यहाँ, एक तो आज महाकाल वाला श्री महाकाल लोक हो गया है, और ये और व्यापक आकार लेगा जब हम ओंकारेश्वर में भी एक नई संरचना पाएंगे। केजी सुरेश जी, आज़ादी का अमृत महोत्सव ये देश मना रहा है, 75 साल इस देश को आज़ादी के हो गए हैं, और ये जो पुरातन काल की जो चीज़ें हैं, ये बहुत लंबा इतिहास है उज्जैनी का, जो विजय दत्त श्रीधर जी ने शुरुआत में ही बताया, ये आज की बात नहीं है। पहले सेशन में भी जो हमारे अतिथि थे वो भी उसके इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे थे। सर, क्या आपको लगता है कि बहुत देर हुई, बहुत समय लगा, कि बहुत समय के बाद हमने इनकी तरफ ध्यान देना शुरू किया? देखिए, मैं कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब आप मुड़ के देखते हैं तो आपको लगता है कि भले 1947 में हमको जो है राजनीतिक स्वाधीनता मिली, लेकिन सांस्कृतिक स्वाधीनता हमको पिछले कुछ वर्षों से ही मिली है, जहां हमें लगता है कि हमारी संस्कृति को वो महत्व मिल रहा है जो मिलना चाहिए हजारों सालों से। देखिए, अभी आपने कुछ ही वर्ष पहले दुनिया का सबसे बड़ा पुराना लोकतंत्र अपने आप को जो है ब्रिटेन कहता है। ब्रिटेन में अभी आपने जो है वहाँ के महारानी की जब देहांत हुआ तो आपने देखा सारे वहाँ जो भी विधा थी वो सारा चर्च ऑफ इंग्लैंड के मुताबिक हुआ। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन उनके करेंसी नोट में लिखा हुआ इन गॉड वी ट्रस्ट। अपने सांस्कृतिक मूल से जो है कोई भी, आज भी इंडोनेशिया जो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, मुस्लिम मुल्क है, वहां भी जो है वो बड़ा स्पष्ट रूप से उनके जो है उनका जो ऑफिशियल एयरलाइन है, हमारे यहां हमने एयर इंडिया नाम डाला, उनका है गरुड़। गरुड़ यानी कि भगवान महाविष्णु का वाहन है ना, ये उनकी सांस्कृतिक परंपरा है। तो इसलिए आज भी अगर आप इंडोनेशिया में जाएंगे, आप कई और मुल्कों में जिसे दक्षिण पूर्व एशिया कहते हैं, आज भी कोई नई बात नहीं है। वहाँ के एयरपोर्ट में, हवाई अड्डों में आप अर्जुन और कृष्ण का जो गीतोपदेश है वो वाली तस्वीर आपको दिखाई देगी। वो मूर्तियां जो है चौराहों पर बनी हुई है, लेकिन हम हमेशा संकोच करते रहे अपने संस्कृति को अपनाने से। तो ये जो है ये जो पुनरुत्थान हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी तस्वीर, जो बदलाव जो है हो रहा है, जिस शंकराचार्य की अभी आपने जिक्र किया। याद रखें कि उस समय में न कोई ट्रेन, जो लोग सवाल खड़ा करते हैं कि हम क्या एक राष्ट्र हैं क्या, तो उस वक्त केरल के कालड़ी से निकलकर आप कश्मीर में, अगर आप कश्मीर में जाएंगे शंकराचार्य हिल आपको मिलेगा, वहां से लेकर आप जो है यहाँ
क्या कहते हैं, पूरे उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूरब, ऐसे चारों दिशाओं में वो मठ का स्थापित करते हैं। हैं, और वो जो है, और उनको मध्य में स्थापित करने का, ताकि वो पूरे भारतवर्ष को, जो उनकी एक कल्पना रही है, जैसे स्वामी विवेकानंद की मूर्ति आप देखते हैं कि कन्याकुमारी में लगाई गई है, उसी प्रकार मध्य भारत में, देश के हृदय में जो है, हम ओमकारेश्वर में जो है आदि शंकराचार्य का वो जो मूर्ति देखेंगे, जो पूरे भारतवर्ष को जो है, मैं समझता हूं कि मार्ग प्रशस्त करेगा। विजयदत्त श्रीधर जी, स्थानीय लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान होता है सर। आप एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, आप एक 900 मीटर का कॉरिडोर बना रहे हैं, और वहाँ पर स्वाभाविक सी बात है, उज्जैन बहुत कंजस्टेड एरिया है, हम जानते हैं शुरुआत से। जब इसको बनाया गया तो कई सारे लोगों के घर थे, कई सारे लोगों के रास्ते में चीज़ें आ रही थी, लेकिन उन्होंने बहुत सहयोग किया। उनका सहयोग कितना महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये सिर्फ उज्जैन के लिए नहीं था, ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संदेश था, और लोगों ने इस सहयोग भावना के साथ आगे आकर इस कॉरिडोर को बनने में अपना योगदान दिया। देखिए क्या है, एक बार यदि जो योजनाकार होते हैं, जो किसी योजना को प्रभावशील करना चाहते हैं, यदि उनमें यह दक्षता हो कि लोगों को मुतमईन कर सके, इस बात से उन्हें आश्वस्त कर सके कि ये जो कुछ हो रहा है ये आपके लिए ही हो रहा है। तो इसमें मध्य प्रदेश के शासन की, प्रशासन की जो सफलता है वो ये कि इन्होंने वहाँ के जिनके मकान वहाँ से हटाना पड़े, रास्ते को चौड़े करने के लिए, महाकाल मंदिर उस परिसर के विस्तार के लिए उन्होंने सहज भाव से साहस दे दिए, क्योंकि वो जान जाते हमारा अपना काम हो रहा है। तो ये तो एक विशेषता है। दूसरा, इसको बहुत ही धीरज के साथ ये काम करना पड़ते हैं। ये आप जबरिया कुछ नहीं कर सकते हैं, लोगों के भीतर की भावना उभारना चाहिए। और अब जो वहाँ बन रहे हैं, आप देखिए, अकेले केवल उज्जैनी का महत्व इतना ही नहीं है कि वहाँ महाकाल है। उज्जैनी सांदीपनी ऋषि का आश्रम है, उस गुरुकुल में भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा प्राप्त की थी। अब इस तरह के जब सारे दृष्टांत जाएंगे, वो कालिदास के, विक्रमादित्य के, नवरत्नों के, ये सारी चीज़ें वहाँ महाकाल कॉरिडोर में प्रदर्शित की जा रही हैं। ये इतिहास सब वहाँ दर्ज होगा। जो हमारे वहाँ के जो स्थानीय निवासी भी, मध्य प्रदेश के लोग भी और बाहर के लोग भी, जब उन्हें महसूस करेंगे तो उन्हें ऐसा रिश्ता लगेगा कि ये तो अरे ये तो हमारे हैं। तो वो जो गर्व की बात है, भीतर से गर्व की भावना पैदा होगी कि हम क्या थे, और जो हम थे वो अब सामने आ गया है। और ये सामने लाने वालों के प्रति भी उनके मन में एक अच्छा कृतज्ञता का और आभार का भाव होगा, और इस एक तरह से संतोष भी होगा कि हमने कुछ उपलब्धियां हासिल की। केजी सुरेश जी, तो पहला चरण है सर, पहले फेज में ही ये भव्यता दिख रही है, तो दूसरा फेज क्या होगा? दूसरा फेज यानी ये कहें कि पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो बहुत कुछ दुनिया को देखना बाकी है उज्जैन में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में। तो मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे जीवन काल में ये हमें देखने को मिल रहा है कि जो मकौले के जो शिक्षा पद्धति के चलते हमें आत्मग्लानि हमें होती थी अपने ही संस्कृति को लेकर, अपने ही जो है विरासत को लेकर, उसको हमने हटा के अपना जो विदेशी लिबास, विदेशी चश्मा हमने पहन रखा था, और आज जो है बड़े गर्व के साथ आज हर भारतीय जो है वो गौरवान्वित महसूस करता है कि उसको वो एक ऐसा संस्कृति उसको विरासत में मिली है जिसने ऐसे कई अनछुए पहलू, अनकहे पहलू, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का सबसे बड़ा लाभ अगर आप मुझसे पूछेंगे तो हम कुछ चंद लोगों के नाम तक परिचित थे। जी हाँ। लेकिन आज हमें पता है कि हमारे शहर में भी, आप बताइए कि क्या रानी कमलापति के नाम पर एक गोंड महारानी यहाँ राज करती थी, और उनके नाम पर न सिर्फ एक रेलवे स्टेशन आज हमको जो है पूरे देश को पता चल गया है। तो एक तरफ वो विरासत, और दूसरी तरफ देश का सबसे बेहतरीन रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में हमने जो है भोपाल शहर में खड़ा किया। और तो वो दुनिया में मैसेज दे रहा है, वो दुनिया में मैसेज दे रहा है। तो एक तरफ हमारी विरासत और जुड़ रही है उसको आज आधुनिकता के साथ। वहां जो है आज ऐसा स्टेशन आपको कहीं भी भारतवर्ष में नहीं मिलेगा। ये हमारे लिए मध्य प्रदेश के सभी मध्य प्रदेश वासियों के लिए ये गर्व की बात है कि हमें हमारे प्रदेश में ये देखने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। और वाकई आपने जैसे कहा कि ये दूसरा फेज भी बन जाएगा तो सारी दुनिया, पूरा विश्व मध्य प्रदेश की
की ओर आकर्षित होगा, वो देखने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि यहाँ के ये कोई भी चीज संभव नहीं होता। आपने जो बात कही डबल इंजन सरकार, वो सारा अनुकूलता जरूर उन सब से बढ़ती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ के प्रदेश की जनता की जो स्वीकार्यता है, यहाँ के प्रदेश की जनता का जो सहयोग है, वो उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, वित्तीय रूप से, हर तरफ से, आर्थिक रूप से वो इसका स्वागत करने के लिए तैयार है। उनका मानसिक पटल तैयार है। लेकिन विजय दत्त श्रीधर जी, चूंकि एक आह्वान जो हुआ था कि ये जब कार्यक्रम हो रहा होगा, जब महाकाल लोक का लोकार्पण हो रहा होगा, तो पूरे प्रदेश में कार्यक्रम हो रहे होंगे, वहाँ पर भी हमारा ये कार्यक्रम उन बड़ी स्क्रीन्स पर देखा जा रहा है। सर, क्या कहेंगे इस तरीके के आयोजनों से कितना बड़ा एक ऊर्जा निकल कर जा रही है मध्य प्रदेश से? जो लोग अलग अलग गाँव में अपने आसपास के मंदिरों में हवन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, शंखनाद कर रहे हैं, घंटियाँ बजा रहे हैं, कितनी बड़ी ऊर्जा, कितनी महत्वपूर्ण ऊर्जा मध्य प्रदेश से निकल रही होगी आज? देखिए, चूँकि यह एक आध्यात्मिक कार्यक्रम है, तो सब लोग देख के भीतर से तृप्त तो हो रहे हैं, लेकिन उनके मन में जो वो कह नहीं पा रहे होंगे, कई बार अव्यक्त आनंद भी होता है। और उसके लिए एक बहुत अच्छा एक हमारे यहाँ कवि ने कहा, उसकी पंक्ति है कि बंद ना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। इस तरह की यही बोध है। एक जो उज्जैन में जो आज जहाँ तक हम पहुँचे हैं, इसके लिए हमें एक नाम का स्मरण जरूर करना चाहिए आज के संदर्भ में। वो है पंडित सूर्य नारायण व्यास, जिन्होंने उज्जैनी में कालिदास समारोह का बीजारोपण किया था। तो हमारा वो एक तरह से अतीत के गौरव से अपने आप को जोड़ने की बात थी। विक्रमादित्य का बहुत बड़ा उत्सव उन्होंने शुरू किया था, जिन विक्रम के नाम पर आज हम एक ईसा से 57 साल पहले विक्रम संवत हमारे यहाँ कायम हुआ था, जो कालगणना के एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और इसके लिए एक बहुत अच्छी बात, जो उज्जैन के लोगों में क्या बात हुई होगी, उनकी भावनाएं कैसे हो रही होंगी, आपने कहा ना सारी समाज। तो डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन ने एक 4 पंक्तियां लिखी हैं, और वो कहते हैं, मैं सिपरा शाही सरल तरल बहता हूँ, मैं कालिदास की शेष कथा कहता हूँ, एक मौत न किंचित मुझे डरा सकती है, मैं महाकाल की नगरी में रहता हूँ। दीजिए सर, आप महाकाल की नगरी की बात कर रहे हैं और महाकाल की नगरी से सीधी तस्वीर आ रही है। ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। सच के तैयार हो गई है महाकाल की नगरी, महाकाल का दरबार सच के तैयार हो चुका है। ग्रीन कारपेट वहां पर है, तमाम फूल मालाओं से महाकाल की नगरी को सजाया जा चुका है। जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, कई सारे मंदिर वहां पर महाकाल मंदिर परिसर में है, उन तमाम मंदिरों के दर्शन प्रधानमंत्री करेंगे। और ये सीधी तस्वीर अब आप देख रहे हैं, वो तस्वीर पूरे मध्य प्रदेश और पूरे अब देश में जा रही है, जब प्रधानमंत्री इस मंदिर परिसर में होंगे, महाकाल की पूजा करेंगे। महाकाल की पूजा करने के बाद ये जो कॉरिडोर देख रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं, ये ग्रीन कारपेट जो बिछाया गया है, इस पूरे ग्रीन कारपेट से होते हुए ही प्रधानमंत्री अंदर आएंगे और इसी ग्रीन कारपेट से होते हुए प्रधानमंत्री बाहर जाएंगे। तमाम जो अंदर के मंदिर हैं, उन तमाम मंदिरों को फूल मालाओं से सजाया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए हैं। मंदिर के गर्भगृह में दरअसल माता पार्वती, श्री गणेश और श्री कार्तिकेय की रजत प्रतिमाएं भी स्थापित है। नवग्रह मंदिर वहां पर है। जब हम बाहर निकलते हैं, एक आंगन वहां पर है महाकाल मंदिर में, और वो पूरा आंगन भी अपने आप में बहुत बड़ी ऐतिहासिक धार्मिक मान्यताएं रखता है। तमाम जो वहां के मंदिर हैं वो मान्यताएं रखता है। ये वही मंदिर है जहां थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहुंचकर पूजा आराधना की है। दरअसल कोई भी एक बड़ा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम होता है तो हमें भगवान श्री गणेश की आराधना के साथ होता है। उज्जैन के चिंतामन गणेश मंदिर के में मुख्यमंत्री पहुंचे थे, और उसके बाद ये तमाम अलग अलग जो मंदिर आपको दिखाई दे रहे हैं, वहां थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री पहुंचे थे, और अब प्रधानमंत्री वहां पर होंगे। 856 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है ये पूरा महाकाल लोक, केजी सुरेश जी। और ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। ये तस्वीर अपने आप में बता रही है कि इंतजार प्रधानमंत्री का जिस तरीके से उज्जैन के लोग कर रहे हैं, वही इंतजार पूरे देश के लोग भी आज इस तस्वीरों को देख के कर रहे होंगे कि जैसे ही प्रधानमंत्री इसका लोकार्पण करें, और वो अगला प्लान जो आप कह रहे थे ना कि लोग छुट्टियों में अलग अलग जगहों पर जाने की बात करते हैं, आज ये तस्वीरें उनको कहीं ना कहीं आकर्षित कर रही होंगी। ये तस्वीरें उनको आने वाले आगामी योजनाएं बनाने के लिए तैयार कर रही होंगी कि अब अगली छुट्टियां आपकी महाकाल लोक में बीतनी चाहिए। बिल्कुल, मैं तो बैठ के अभी यही सोच रहा था कि जब पिछले कुछ महीनों से प्रधानमंत्री जब भी आए तो उन्होंने कुछ बड़ा उपहार ही दिया है प्रदेश को। जी हाँ। तो चाहे वो सोलर पावर प्लांट हो, जो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट हो, रानी कमलापति स्टेशन के रूप में हो,
कूनों में चीता को लेकर आए, और इस बार जब आए जी हाँ। तो ये महाकाल का ये जो भव्य जो भेंट हाँ। उन्होंने सभी को, पूरे देशवासियों को दिया। मैं समझता हूं कि इससे आने वाले दिनों में रेलवे, फ्लाइट, सारा इस बार के सर्दी के छुट्टियां जो है, मैं समझता हूं कि पूरे देश में जो है उज्जैन की तरफ आकर्षण होगा, और होना निश्चित है। भगवान शंकर के आकर्षण ही ऐसा है कि भोलेनाथ को देखने के लिए पूरे विश्व में उनको देखने के लिए, लेकिन जब इस साज सज्जा के साथ जो है महादेव वहां उपस्थित रहेंगे तो उसका एक आकर्षण ही कुछ और है। और निश्चित ही जो है बहुत बड़ा, वैसे भी महाकाल जो है किसी भी कठिन परिस्थितियों में भी किसी को संकोच नहीं था महाकाल का दर्शन करने में, लेकिन अब वो और आनंदमयी हो जाएगा वो यात्रा, ये मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन विजय दत्त श्रीधर जी, ये पूरा कार्यक्रम कई मायनों में सजाया गया है, कई राज्यों से अलग अलग कलाकारों को वहाँ पर बुलाया गया है। वो शिव के जो भजन है, शिव तांडव स्तोत्र की अगर बात की जाए, या और भी तमाम शिव को लेकर जो आराधनाएं हैं वो करते हुए नजर आएंगे। कैलाश खेर एक बड़ा नाम जो कई शिव गानों को लेकर बड़े प्रचलित रहे हैं, देश दुनिया में जाने जाते हैं। उसके अलावा जब प्रधानमंत्री वहाँ पर चलेंगे, हमने काशी विश्वनाथ की तस्वीरें भी देखी थी सर, कुर्ता, पीला कुर्ता पहन के प्रधानमंत्री गले में कपड़ा डाल के, और जिस तरीके से वो चले आ रहे थे वो एक अलग ही आनंदित कर देने वाली तस्वीर थी। तो क्या ये माने कि वैसी ही तस्वीर, और पीछे शिव के गाने बज रहे थे, शिव की आराधनाएं हो रही थी, क्या वैसी ही तस्वीर आज ये जो पूरा महाकाल लोक हमारे सामने दिख रहा है, यही वो नजारा होगा सर थोड़ी देर बाद जब प्रधानमंत्री होंगे? क्योंकि शाम का वक्त हो रहा है, अंधेरा हो जाएगा, और यही वो चमचमाता हुआ बिजलियां होंगी, लाइट होंगी, जिससे जो एक अलग ही आकर्षण वहां पर पैदा करेंगी। वो किस तरीके का नजारा होगा ये समझ के या अंदर से आनंद पैदा हो रहा है सर, क्या वो तस्वीर हो सकती है? देखिए, एक समय था जब हिंदुस्तान में दूसरे स्थानों का महत्व था कला की, उसके नगरी के रूप में। लेकिन पिछले 40 बरस में हिंदुस्तान में यदि कोई कला की वो है राजधानी तो भोपाल है और मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश में जिस तरह से देश भर के कलाकारों का सम्मान होता है, उन्हें बुला के उनकी कलाओं का प्रदर्शन होता है, वो एक अद्भुत छटा होती है। और अब उसी का बहुत बड़ा विस्तार आज शायद हिंदुस्तान के करीब 500 कलाकार उज्जैनी में होंगे, और अपने अपने क्षेत्रों की जो उनकी अपनी सांस्कृतिक विरासत है, कला विरासत है, और उस कला का प्रदर्शन करेंगे। तो ये तो कार्यक्रम को और भव्यता और दिव्यता प्रदान करेंगे, और एक आकर्षण का विशेष केंद्र होगा। और आप देखना, आजकल तो अब नई प्रौद्योगिकी का ज़माना है, ये जो हमारा मनोरंजन की दुनिया में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया है इस प्रौद्योगिकी के कारण। लोग इसके रिकॉर्ड करके रखेंगे, लोग इसके वीडियो बना के रखेंगे, और महीनों तक इसको देखा जाएगा, सारी दुनिया में देखा जाएगा। और केवल भोपाल या मध्य प्रदेश में नहीं देखा जा रहा है, आज के कार्यक्रम को भी सारे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर भी जहां सनातन धर्मी हैं वहां इस आयोजन को देखा जा रहा है, और एक तरह से उनके मन में गर्व का बोध भी जग रहा है, आनंद का उत्सव भी बह रहा है। केजी सुरेश जी, आर्थिक दृष्टि से अगर समझें, आर्थिक दृष्टि से क्या लगता है आपको, ये उज्जैन में जब एक बड़ा फुटफॉल होगा, उज्जैन में जब एक बड़ा धार्मिक पर्यटन विकसित होगा, और ये जो पूरा कॉरिडोर है सर, अभी तक हम जब महाकाल मंदिर परिसर के आसपास जाते हैं तो दुकानें, छोटी छोटी दुकानें होती हैं, बड़ा कंजस्टेड एक एरिया वहाँ पर होता है, वहाँ से हम गुजरकर मंदिर तक पहुँचते हैं। लेकिन करीब एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो वहाँ की दुकानों को दिया गया है। बिल्कुल 150 के करीब दुकानें हैं, करीब 400 के आसपास पार्किंग स्पेस वहाँ पर बनाया गया है। लोग, सुविधा तो होगी, लेकिन आर्थिक दृष्टि से अगर समझें तो ना सिर्फ उज्जैन को बल्कि मध्य प्रदेश को किस तरीके से इसका लाभ होगा? नहीं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। देखिए, मैंने कहा ना कि ये हमें सिर्फ बाहर की दुकानें दिख रही हैं, लेकिन कितने और होटल्स होंगे, कितने टैक्सियां चलेंगी, बिल्कुल, कितने हवाई जहाज से जो है लोग आएंगे, रेल यात्रा से कितने आएंगे, बसों से कितने आएंगे, कितने लोगों को ये प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में जो है ये रोजगार प्रदान करेगी। ये सिर्फ आंकड़े जो है कई तो आप गिन भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका अंदाजा नहीं लग सकता है, क्योंकि सीधे सीधे नहीं हो सकता है। अब वहां जब लाखों लोग आएंगे, वहां मिष्ठान खरीदेंगे, पुष्प खरीदेंगे, मूर्तियां खरीदेंगे, छोटे छोटे सोवेनियर खरीदेंगे,
तो वो सब का लाभ कहीं ना कहीं छोटे छोटे कारीगर छोटे छोटे जगहों से गांवों से बैठकर उसको भेज रहे हैं। तो इन सब का लाभ बहुत बड़ा एक परिवर्तन, जब भी कोई जगह का विकास होता है आप तो देखते हैं कि नेशनल हाईवे अगर आपके गांव के पास से गुजरता है तो जमीन का जो है कीमत इतनी बढ़ जाती है, वहां जो है विकास आ जाता है। तो ये तो एक भव्य परिसर खड़ा हो रहा है, इसका तो निश्चित ही जो है बहुत बड़ा लाभ जो है उज्जैन को, मालवा को और पूरे मध्य प्रदेश को मिलने वाला। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं विजय दत्त श्रीधर जी, केजी सुरेश जी की ना सिर्फ उज्जैन बल्कि उज्जैन के आसपास कई पर्यटन स्थल और भी हैं। मांडू उनमें से एक है। आर्थिक राजधानी हमारी मध्य प्रदेश की इंदौर वहां पर है, और जो भी व्यक्ति इंदौर या मांडू में तो कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी, विदेशों से भी पर्यटक वहां पर पहुंचते हैं। और जब इंदौर कोई व्यक्ति पहुंचता है तो वो उसमें से कई पर्यटक ऐसे होते हैं जो उज्जैन जरूर आते हैं, वो ओमकारेश्वर जरूर जाते हैं। वो पूरा कॉरिडोर जो जिसे हम कहें कि पूरा जो एक रास्ता है उसको पूरा तय करते हुए ही वो वापस निकलने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये माने कि और आकर्षण के लिए और आर्थिक राजधानी इंदौर आने वाले पर्यटकों को और आकर्षित करने के लिए अब ये उज्जैन का ये महाकाल लोक कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा? निश्चित रूप से, और इसलिए भी होगा क्योंकि हमारे यहाँ जो तीर्थाटन होता है, मतलब जो धार्मिक पर्यटन का होता है, इसमें एक दूसरे से श्रृंखला बनती है। जो उज्जैनी आया है उसे ओंकारेश्वर जाना है। हाँ बिल्कुल, ये हमारा परंपरा है। हाँ, ये कोई नियम नहीं है। हाँ, ये हमारी परंपरा है। और इस तरह की परंपरा में अब जो सुविधा बढ़ गई है, और जब सुविधा बढ़ेगी तो उसका आकर्षण भी बढ़ेगा और लोग उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएंगे। तो इसमें प्रत्यक्ष से ज़्यादा अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होने वाली संख्या ज़्यादा होगी, और इसका आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ेगा, सामाजिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ेगा। और एक बात और है, उज्जैनी का एक महत्व ये भी है कि उज्जैनी में सभी धर्मों के स्थान हैं, और वहाँ के लोगों की ये परंपरा रही, वो सबका समान रूप से आदर करते हैं। तो देश को एक नया संदेश भी जाएगा, और ज़्यादा विस्तार के साथ जाएगा, और अधिक प्रभावोत्पादकता के साथ जाएगा। एक और उज्जैन का एक बड़ा महत्वपूर्ण वो है, हमारे यहाँ शैव संप्रदाय अलग होता था और वैष्णव संप्रदाय अलग होता था। इनमें कभी कभी वो एक प्रतिद्वंदिता जैसी होती है, कौन बड़ा। लेकिन उज्जैन में मैं रोकना चाहूंगा, ये देखिए, ये महाकाल मंदिर की तस्वीरें, सीधी भव्य तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फूलों से महाकाल मंदिर को सजाया गया है। जो पताका ऊपर लहरा रही है, जो ध्वज ऊपर लहरा रहा है, वो आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। ये महाकाल मंदिर का वो परिसर है जहां से महाकाल बाबा के दर्शन करने के बाद जब आंगन में हम प्रवेश कर रहे होते हैं तब ये नज़ारा हमारे सामने होता है। और ख़ास तौर से जब भस्म आरती अटेंड करने के बाद, भस्म आरती के दर्शन करने के बाद जब हम बाहर निकलते हैं तो सुबह सुबह जो हल्का सा उजाला हो रहा होता है, तब ये मंदिर अपने आप में जब जगमगाता है तो कई ऐतिहासिक और पौराणिक की बातें बताता है। और ये मंदिर अब आप देखिए एक अलग रूप में, एक भव्य रूप में हमारे सामने है। और यही मंदिर से लगा हुआ है महाकाल लोक, वो श्री महाकाल लोक जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे। और जो एक पूरी प्रबंधन समिति है, महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति है, वो बहुत समय से इस काम में लगी हुई थी। पूरे कोरोना काल में अगर बात की जाए तो ये काम चला है। पूरे कोरोना काल में काम रुका नहीं था, और पिछले 2 सालों से 3 सालों से जिस तैयारी के साथ, जिस गति के साथ ये काम चल रहा था, वो बताता है कि इतनी जल्दी ये पूरा महाकाल लोक बनके पहला फेज तैयार हो चुका है। और ये शिखर देखिए, ये शिखर बहुत कुछ कहता है। ये शिखर बताता है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से धार्मिक तौर पर एक बहुत बड़ा केंद्र मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर है, जहां पर करोड़ों श्रद्धालु साल भर में पहुंचते हैं। न सिर्फ सिंहस्थ 12 साल बल्कि करोड़ों श्रद्धालु साल भर में पहुंचते हैं। उनकी एक बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है। और एक भव्य तरीके से आपको ऊपर ड्रोन शॉट से हम ये दिखा रहे हैं। ये दरअसल महाकाल मंदिर के ऊपर से दिखने वाला नजारा है। जो आसपास के जो दुकानें हैं या आसपास के चौक चौराहे हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे नजर आते हैं। और ये एक अलग ही भव्य लाइटिंग, भव्य जिसे कहें कि अलग अलग रंगों से सुसज्जित इसको किया गया है। अलग अलग रंग की जो लाइट है, विद्युत है, वो वहां पर की जा रही है। और पूरा दुल्हन की तरह सजी हुई है महाकाल की नगरी, दुल्हन की तरह सजी हुई है ये नगरी। और अपने आप में एक, जब 2016 में सिंहस्थ हुआ था इसी उज्जैन में, तब इस तरह के नजारे देखने को मिल रहे थे। लेकिन आज एक बार फिर जब श्री महाकाल लोक का लोकार्पण अब थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री यहां पर करने वाले हैं, तब ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। सर,
सर केजी सुरेश जी, ये तस्वीर हम देख रहे थे सर, हम तो स्टूडियो में बैठे हुए हैं, जो लोग हमारे इस कैमरों के जरिए, हमारे इस टीवी स्क्रीन के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में देख रहे हैं वो तो उत्साहित हो ही रहे हैं, लेकिन जो उज्जैन का व्यक्ति है, जो रोजाना ये तस्वीरें देखता है, जो रोजाना बाबा महाकाल के दर्शन करता है, जो शिप्रा का आचमन करता है, जो शिप्रा में डुबकी लगाता है, आज उसके लिए कितना गर्व का समय होगा। वाकई वो भी रोमांचित हो रहा होगा। हाँ। इसमें कहीं निश्चित ही देखिए, जब आपके आंखों के सामने जिस चीज को आपने बदलते हुए देखा, तो और आपने देखा कि उसका एक ऐसा समय भी देखा जब आप शिप्रा की हालत आप देखते थे, आप जो है रुद्रसागर शिप्रा का लिंक हमने कराया वही फिर हमने रुद्रसागर का भी जो है, तो आज जो उसका भव्य रूप देखेंगे तो निश्चित ही वही एक, मैं समझता हूँ कि बड़ा भावुक पल है। मतलब हम लोग तो कभी कभार जाने वालों में हैं, लेकिन हमें देखकर इतना आनंदित हम हो रहे हैं देखकर, तो वहाँ के लोगों को तो निश्चित ही जो है ये एक आनंद का जो है आभास हो रहा होगा। और मैं समझ सकता हूँ इस वक्त पूरे देश में, और जैसे श्रीधर जी ने बताया, देश और विश्व में, भारत के और भारत के बाहर बहुत ही, मैं समझता हूँ कि ये सीधा प्रसारण लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँच रहा है, जो ये देख रहे हैं कि ये सिर्फ एक श्री महाकाल लोक का उद्घाटन या लोकार्पण नहीं है, ये भारत का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, जी हाँ, भारत का जो पुनरुत्थान हो रहा है, ये नए भारत की ये जो तस्वीर है। जीर्णोद्धार हो रहा है, उसकी तस्वीर है ये। मुझे उस तरीके से ये एक भव्य दृश्य है जो हम और आप इसके गवाह हैं। ये ईश्वर ने हमें, महादेव की कृपा है कि हम ये देख पा रहे हैं, कि हम भी ऐसा एक नज़ारा भी देखेंगे, ये कभी कल्पना में नहीं थी, लेकिन आज हम देख पा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हम सब सौभाग्यशाली है और सब वही महसूस कर रहे होंगे। श्रीधर जी, भारत की जो तस्वीर दुनिया में बहुत सालों पहले जाया करती थी, वो तंत्र, धर्म और इन सब को लेकर जाया करती थी, बाबाओं का शहर है, दो देश है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन ये तस्वीर, ये एक अलग तस्वीर है सर, ये हमारे सनातन धर्म की इतिहास को बताती है, ये हमारे उस संस्कृति को बताती है जो जहाँ से हम आए हैं। अद्वैत वेदांत की बात भी यहाँ ये तस्वीर करती है। और प्रधानमंत्री आ रहे हैं सर, तस्वीर अब आपको सीधे लिए चलते हैं, और अब वो इंतजार खत्म हो गया है। मध्य प्रदेश की धरती पर अब प्रधानमंत्री हमारे सामने कैमरे में नजर आएंगे। सीधी तस्वीरें अब आपको उज्जैन से दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके साथ हैं, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल उनके साथ हैं, विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके पीछे चल रहे हैं, और मंदिर प्रांगण के अंदर वो जब प्रधानमंत्री प्रवेश कर रहे हैं तो ये तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए, तैयार है बाबा महाकाल का दरबार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वहां पर पहुंच चुके हैं और बाबा महाकाल के दर्शन वो वहां करेंगे, पूजा करेंगे, आराधना करेंगे और उसके बाद कॉरिडोर में प्रवेश करेंगे। सीधे अब आप वो तस्वीरें देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री के साथ है, और जस्टर देखिए, उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज देखिए, एक सफेद रंग का कपड़ा वो अपने ऊपर उनके पहने हुए हैं, वो एक पीला गमछा उनके ऊपर है, और अब वो मंदिर परिसर में प्रवेश कर रहे हैं जहां महाकाल बाबा के अब वो दर्शन करेंगे। सीधी इन तस्वीरों के साथ आपको अब हम छोड़े जा रहे हैं।